स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी, मंथ एंड, साथ ही क्वार्टर एंड और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। तो काफी सारे एक्शन है। बाजार भी आपको दोनों तरफ के ट्रेड दिखाने के मूड में है। कुछ देर पहले ग्लूम एंड डूम का माहौल था, 12:30 के आसपास हमने देखा बाजार बॉटम पर थे, वहां से एक स्मार्ट रिकवरी आपको इस समय आती हुई दिख रही। करीब 100 पॉइंट नीचे से सुधरा है निफ्टी इस समय। बैंक निफ्टी में भी आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको बाजार इस समय दिखा रहा है। और इसमें आपको क्या करना है, कहां बनेंगे मौके, किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी, डेटा क्या कह रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल्स, पूरा का पूरा एक्शन आने वाले 1.5 घंटे के लिए है तैयार। सबसे पहले इस समय की जो बड़ी बातें हैं वहां पर डाल देते हैं नजर। मंथली एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव वाला एक्शन है। 15,800 के ऊपर फिलहाल निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी सुबह से रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है, अभी भी आपको वैसा ही एक्शन दिख रहा है। तो 250 अंक ऊपर बैंक निफ्टी 33,500 के पास हो रहा है ट्रेड। सहारा दे रहे हैं प्राइवेट बैंक्स इस समय। इसके साथ ही कई सारे फाइनेंशियल शेयरों में भी आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। पर उसके सामने मेटल्स, ऑटो, आईटी और फार्मा शेयरों में हो रही है बिकवाली। और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि सारे एक्सपोर्टर्स हैं और रुपया तो हमने देखा ही है रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, बट फिर भी इन सभी काउंटर्स पर आपको गिरावट दिखेगी। और ग्लोबल मार्केट्स का बिल्कुल सहारा, वहां से थोड़े रिकवर हुए हैं बट कमजोरी है वहां पर। और यूरोप के बाजारों में भी 1.5 से 2% तक की गिरावट है। इन सब के बीच कैसे करनी है आपको एक्सपायरी की तैयारी, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर गुड आफ्टरनून। 1.5 घंटा बाकी है, एक्शन दोनों तरफ का बना हुआ है। बैंक निफ्टी सुबह से आउट परफॉर्म कर रहा है, बट अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया होगा तो वहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, अगर शॉर्ट ट्रेड लिया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हुए। दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। अगर आप लेवल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर लेवल्स फॉलो कर रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया बात है। सही जगह क्या होता है, दोनों तरफ मजे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है दीप। और आज के मार्केट से किसी को किसी तरह की कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। अगर है शिकायत तो फिर आप गलत बिजनेस में ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो। हाँ क्यों? पहली चीज तो कि एकदम अच्छे सपोर्ट लेवल से वापस ऊपर आया है। 15,700 750 पहला सपोर्ट जोन है। 738 का लो बनाया है, 734 का बिल्कुल वो है क्लियर कट। दूसरी बात, ऊपर में वही आपके लिए 15,900 के आसपास जो रुकावट की जगह एग्जैक्टली वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई। मजे की बात क्या है, रेंज को रेस्पेक्ट करना किसको कहते हैं वो आप देखिए। 15,900 के डाउ फ्यूचर्स खराब नहीं थे, तब 40-50 पॉइंट ही नीचे थे। तो 40-50 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे होने के बावजूद हम 15,900 तक पहुंचे और हम रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, है ना। और वहां से गिरना भी अचानक से शुरू है। डाउ फ्यूचर्स तो बाद में हमें देखकर गिरे, ऐसा हम कह सकते हैं। हम पहले गिरे और गिरे भी बड़े जबरदस्त। और ऐसे में ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आपको कायदे से 15,700 15,675 तक आना चाहिए, लेकिन आप 15,735 से ही घूम गए। ये बाजार की ताकत भी दिखाता है कि 300 पॉइंट अभी भी डाउ फ्यूचर्स नीचे, उसके बावजूद आप हरे निशान में। करेक्ट सर, करेक्ट। सो इसका मतलब है कि हल्के बाजार में आज वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन नीचे के लेवल पर आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का सपोर्ट भी है। और क्योंकि आपको ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट कम है, इसलिए आप ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहे हैं। तो एक और जहां आपके डाउ फ्यूचर्स खराब हैं, जो आपको ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वही कच्चा तेल और रुपया हल्का फुल्का सपोर्ट दे रहा है। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। इंटरनल फैक्टर्स ये हैं कि चूंकि आप थोड़े कमजोर हैं, हल्के हैं, और स्पेशली जैसे बैंक निफ्टी पर आप 2 दिन में हल्के हो चुके हैं, तो आज बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा बेहतर कर रहा है। निफ्टी पर चूंकि 2 दिनों में इतने हल्के नहीं हुए, तो आज निफ्टी आपका थोड़ा कम मजबूत है। लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही परफेक्ट मार्केट है। और आखिरी 1.5 घंटे में हमें सिर्फ एक ही काम करना है, ऊपर आएगा 900 925 के आसपास, थैंक यू वेरी मच के देना है। नीचे आएगा 750 के नीचे, 700 675 750 के नीचे जहां भी ठीक लगे वहां लेना है बस। तो दोनों में से जो पहले हो उसका विपरीत काम करना है। ये मुश्किल होगा लोगों के लिए। काम तो मुश्किल है, आसान काम में वही वाली बात है ना, आसान काम में कहाँ पैसे बनते हैं, कहाँ नाम होता है। बिल्कुल काम तो मुश्किल ही करने पड़ते हैं। है मुश्किल, लेकिन देखिए सुबह 15,900 पे लग नहीं रहा था कि बेचने जैसा मार्केट, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, नहीं लग रहा था बेचने जैसा मार्केट बिल्कुल। लेकिन वही है कि उस समय नहीं लग रहा था। लेकिन अब किस वजह से गिरेगा ये थोड़ी पता है। अपने आप गिर जाएगा या डाउ फ्यूचर गिराएगा ये तो कौन बोल सकता है। लेकिन आया करेक्शन एकदम उसी जगह से, सपोर्ट भी उसी जगह से लिया। जबकि अब कौन बोल सकता है कि अगर आपका डाउ 350 पॉइंट नीचे है फ्यूचर्स पे तो आप सपोर्ट ले लेंगे। तब तो ये डर लगता है 350 है, अगर और गिर गया तो हम तो कुछ गिरेंगे। ये डर रहेगा ही रहेगा और रहना भी चाहिए। ये डर रहता है तभी या तो आप ट्रेड नहीं करते हैं, करते तो बहुत लिमिट में करते हैं। करेक्ट, फिर रिस्क भी वैसे ही मैनेज करते हैं, तभी रिस्क आपकी मैनेज। सो वोलेटाइल मार्केट है, थोड़ी सावधानी से
इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेना है, इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल पे देना है और स्टिक स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अंडरस्टूड सर। पर एक स्टॉक है जो लेवल फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो है जोमेटो। एक बार जरा जोमेटो को पुल अप करिए। 4.5% आज भी नीचे, और अभी अभी खबर भी आ रही है 23 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिखे। एक बार आज का चार्ट दिखाते हैं जोमेटो। 55 आ गया, 55 से नीचे आ गया, 54 आ गया। 60 रुपए 70 रुपए पे हमने स्टोरी की थी। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था। एक बार आज का चार्ट और फिर जरा 5 दिन का चार्ट देखिए सर, क्योंकि एक्शन वहीं पर आ रहा है। और जो ये 70 पर शेयर इशू करने वाले हैं, जिनको शेयर इशू कर रहे हैं, वो तो बेटर डील मांग सकते हैं सर। 70 पर क्यों खरीदे जब 54 पे उन्हें ओपन मार्केट में मिल जाएगा। तो देखना पड़ेगा वहां से क्या होगा। बट काफी ज्यादा गिर चुका है। इनफैक्ट जब से डील का अनाउंसमेंट हुआ है तब से देखिए स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट आपने आती हुई देखिए। सैटरडे को डील अनाउंसमेंट था, मंडे और ट्यूसडे को हमने आपके लिए बड़े सवाल उठाए थे, किस तरह से इस डील पर प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं है, डिटेल्स ठीक से इन्होंने नहीं दी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कंपनी खुद की तरफ से भी कॉन कॉल में इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रही थी। देखिए 20% नीचे है स्टॉक, बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इस समय। डेज लो पर जोमेटो ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए और कौन से शेयर्स हैं खबरों में, और आने वाले दिनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जान लेते हैं। कुशल अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट्स के लिहाज से काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले तो हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर QIP के जरिए कंपनी बोर्ड बैठक करेगी फंड जुटाने पर। साथ ही फेडरल बैंक पर भी नजर रहेगी, इक्विटी या फिर डेट के जरिए कंपनी फंड जुटा सकती है, तो यहाँ पर भी अहम बोर्ड बैठक है। और साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर REC पर भी विचार करती हुई दिखेगी। 2 स्टॉक्स एलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा, ये F&O स्पेस से बाहर होते हुए दिखेंगे कल से। तो आज इनका आखिरी दिन है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स अगर ले रखिए इन दोनों स्टॉक्स में तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। MMTC क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके भी आने वाले हैं पहली तिमाही के, तो इस पर फोकस रहेगा। और साथ ही ओपेक की बैठक, यहाँ पर क्या निर्णय निकल कर आता है, ये जितने भी देश हैं ये बैठक जो कर रहे हैं, तो वो देखना होगा। कल 1 जुलाई काफ़ी सारे अहम बदलाव भी आते हुए दिखेंगे। पर सबसे पहले तो ऑटो कंपनीज यहाँ पर ये दाम बढ़ाती हुई नजर आएंगी। जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जाएगा। और मनोरमा इंडस्ट्रीज, ये NSE में इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। मौजूदा ये BSE पर ट्रेड हो रहा है। एक्सप्रो इंडिया बोनस शेयर इन्होंने जो जारी किए थे, और सीआराम सिल्क ने जो फाइनल डिविडेंड दिया था, उसके बाद ये एक्स डिविडेंड या और एक्स बोनस ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। रिकॉर्ड डेट है IOC और रत्नमणि मेटल्स के बोनस शेयर जारी करने की। साथ ही हांगकांग के बाजारों में कल छुट्टी रहेगी। और यूरोप के जून महीने के CPI आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। अंत में 4 जुलाई सोमवार यहाँ पर मॉसशिप टेक्नोलॉजीज पर फोकस रखे। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। टाटा मोटर्स की AGM होने वाली है सोमवार को। साथ ही JSW स्टील, पेट्रोनेट LNG जो डिविडेंड का ऐलान किया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। EKI एनर्जी सर्विसेज बोनस शेयर एक्स बोनस होगा इनफैक्ट ये स्टॉक भी। और matrimony.com के जो बाईबैक है उसकी रिकॉर्ड डेट भी सोमवार को है। और US के बाजारों में छुट्टी रहेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो US के बाजार हैं मंडे को बंद 4 जुलाई की वजह से, इंडिपेंडेंस डे होता है। और इसके साथ ही काफ़ी सारे और ट्रिगर्स हैं जिस पर रखनी है हमें नज़र। अरमान गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें इस समय। सबसे पहले JB केमिकल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर रेडीज़ के साथ 4 ब्रांड्स जो है डॉक्टर रेडीज़ की वो खरीद ली है। और इनका जो सेगमेंट्स है वो पीडियाट्रिक सेगमेंट के लिए जो ये सारी ब्रांड्स हैं, और इनका उपयोग चाइल्ड सेगमेंट जैसे जो शिशु के लिए प्रोडक्ट्स के लिए, उनके लिए शिशु के लिए जो भी दिक्कतें हैं उसमें इनका उपयोग किया जाता है। पावर ग्रिड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड है वो 6 जुलाई को 11,000 करोड़ जुटाने पर विचार करेगा। एशियन पेंट्स, जिसमें अमित सहगल साहब जो है उनको 5 साल के लिए दोबारा MD और CEO के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। मारुति सुजुकी, जो मारुति ने नई ब्रेजा लॉन्च की है, उसी के साथ साथ मेटावर्स में भी इसको लॉन्च किया गया है। और जो नई ब्रेजा है उसकी जो एडवांस बुकिंग वो लगभग 45,000 तक आती हुई दिखी है। और ब्रेजा से ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड डिपॉजिट दरें हैं उनको 0.19 से लगभग 0.35% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें पेज इंडस्ट्रीज है, जिसमें लगभग 22,600 शेयर्स के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय सारे के सारे खबरों वाले शेयरों पर आज के लिए। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। जुड़ चुके हैं कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब भी, हिमांशु जी भी, जैन साहब हमारे साथ हैं, और 2 खास मेहमान और श्रीकांत चौहान साहब और टीना गड़ोदिया जी। आप सबका स्वागत है। 15,800 पर है बाजार। न तेजी करने के मूड में है न मंदी करने के मूड में, बिल्कुल ऊपर नीचे वाले मामले में आपको बाजार इस वक्त नजर आएंगे। और बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है, 200 पॉइंट की तेजी के साथ आपको इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आएगा। आइए, कुछ स्टॉक्स जो भरपूर एक्शन में, एक बार जरा वहीं पर फोकस किया जाए और राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से।
जो कम आमतौर पर एक्शन में आते हैं, आज सारे टॉप गेनर्स वही नजर आ रहे हैं। वायदा कारोबार इंडस टावर, आरईसी, एसबीआई लाइफ, नाम इंडिया, जबकि ये तो एफएनओ से बाहर भी हो रहा है, अगस्त से हो रहा है, सितंबर से, हाँ, लेकिन धीमे धीमे ये सारे स्टॉक्स जो हैं अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार मुझे हिमांशु जी, इंडस टावर, इसके चार्ट्स देखिए, अपनी राय दीजिए। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, इंडस टावर का अगर हम चार्ट देखते हैं ना अनिल जी, तो काफी दिनों से इसमें एक अच्छी तेजी की जो स्ट्रेंथ है वो नजर आ रही है। बाजार की कमजोरी के बावजूद भी स्टॉक ने एक नैरो जोन में 200-205 रुपए की जोन में कंसोलिडेशन दिखाई और उसके बाद एक हायर ट्रेंड पर ब्रेकआउट भी दिया था। उसके बाद स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से करेक्ट होकर वापस से अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप यहाँ पर ठीक है, अच्छा है। 200-202 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक क्लोज करने में कामयाब रह रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी आते हुए नजर आ सकती है। अप साइड में 225-230 रुपए तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन सुबह से इस पर होते हुए दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा भारतीय भी एक्शन में आया था, बट डेफिनेटली इंडस टावर्स पर आपको रखनी है नजर। फॉरगॉटन स्टॉक्स की बात निकली है तो आरईसी में भी आपको एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट आरईसी, पीएफसी दोनों ही आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा आरईसी की चार्ट्स पर भी राय ली जाए वागले साहब की तरफ से। वागले साहब, गुड आफ्टरनून। ज्यादा डिस्कस नहीं होता है आरईसी, बट 2.5% ऊपर है इस समय सर, कोई राय इस चार्ट पर? दीपांशु, पैटर्न अच्छा है। मुझे लगता है 125 का एक हर्डल है, अभी उसके नीचे 1.5-2 रुपया है, वो अगर क्रॉस करता है फिर 130 तक भी जा सकता है। ये आज के दिन में जाएगा या 1-2 दिन लगाएगा। ये मार्केट में मोमेंटम ही मिसिंग है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो कोई कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है बोथ साइड्स में, बाइंग और सेलिंग में, तो वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसका पैटर्न सिंगुलरली अच्छा है। अगर आप 2-3 दिन या अगले हफ्ते में की बात करेंगे तो 120 के स्टॉप लॉस से 130-135 के टारगेट के लिए ये व्यू बन सकता है। तो ये है आपके लिए आरईसी, जिस पर रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जिसमें आई है भारी गिरावट, आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर भी आया था ये, और देखिए कितनी भारी गिरावट आ रही है इसमें। डेल्टा कॉप, टीना गुड आफ्टरनून। जरा डेल्टा कॉप का चार्ट आप देखें, आखिरी बार जब इस पर ब्रेकआउट आया था तो 160-165 के लेवल से शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट डबल हो गया था स्टॉक, वापस उन्हीं लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है और आज 8% गिरा है बैन से बाहर आने के बाद। क्या चल रहा है इस चार्ट में? गुड आफ्टरनून दीपांशु। अगर हम डेल्टा कॉप का डेटा देखें तो आज जो भारी गिरावट आई है वो काफ़ी वॉल्यूम के साथ आई है, और साथ ही में उसका जो ऑर्डर फ्लो डेटा है वो भी दिखा रहा है कि सेलर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। स्टॉक का 160 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक वापस नीचे में 150 तक जा सकता है, और ऊपर में उसका ट्रेंड रिवर्सल जो होएगा वो 180 के ऊपर होएगा। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है डेल्टा कॉप में। तो ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही बन रहा है। बैन से बाहर आने के बाद देखिए सर, उल्टा हो गया पूरा का पूरा। एक्चुअली बैन में शॉर्ट कवरिंग हो गई, कल ही हो गई, इसलिए बाहर आते वापस से शॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है राकेश जिन्नवाला जी की लगातार बिकवाली है ही, 1% अभी भी बचा हुआ था, लास्ट आया था, पता नहीं वो बेच रहे हो तो भगवान जाने, हो सकता है ना। तो चलिए, बिकवाली तो है ही डेल्टा कॉप में, ये आपको अब खाली एक आईबुल बचा है बैन में, नहीं सन टीवी बचा है। तो सन टीवी में तो आज रोल ओवर हो नहीं पाएंगे, निकल जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस बीच आखिरी कुछ मिनटों में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखे, रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में। अब 300 पॉइंट से 220 पॉइंट ही नीचे रहे, तो यानी 80 पॉइंट की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में दिखी है, और 25 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी में नजर आएगी। बैंक निफ्टी भी 33,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो कुछ अच्छा काम भी हुआ है आखिरी कुछ मिनटों में, यहाँ पर थोड़ी रिकवरी के आसार बनते हुए आपको नजर आएंगे। निफ्टी में जो स्टॉक सेक्शन में एसबीआई लाइफ बड़े दिनों बाद आज फिर से टॉप गेनर के तौर पर आ रहा है। जरा इसके चार्ट देखे जाए। वागले साहब, एसबीआई लाइफ 1100 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कमाल करेगा इस बार या फिर वैसे ही? अनिल जी, मुझे नहीं लगता है कमाल करेगा। मुझे मार्केट में एब्सोल्यूट डिसइंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। कभी कभार कुछ नहीं करना, या मैंने आपसे सुना है बहुत बार कि कभी कभार कुछ नहीं करना ये ज़्यादा सेंस ये करता है। तो अगर आप एसबीआई लाइफ की बात करेंगे, 1100 तो दूर की बात है, मुझे 4-5 रुपए की मूव भी फिजल आउट होते हुए दिखती है। तो इतनी मूव के बाद 2.5% की मूव ऑलरेडी हो चुकी है, ये माहौल में लेना मतलब नहीं बनता है। ये वागले साहब जाने दीजिए, फिर स्टॉक्स की मार्केट की बात नहीं कर रहे। और बताइए क्या हालचाल है, सैटरडे संडे को क्या कर रहे हैं?
अनिल जी, आपने जो मुझे सुबह आइडिया दिया है उसके बारे में बात करिए। बताइए, बहुत फुर्सत में हम। मैं अभी वो टीका लगा के सोच रहा हूँ कि कौन से पार्टी में चले जाऊं। कौन सी पार्टी? आज पार्टी में वागे साहब, आप जरा दरवाजा खोल के देखो, बाहर लाइन लगी है आपके बाहर, वहां पे हर पार्टी वाला तैयार बैठा है। आपको तो खाली इतना डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी पोस्ट कौन सा देगा। हाँ, ये भी सही हाँ, उधर आपको पता नहीं लाइन लगी हुई है। तो आप वैसे ये सवाल इंटरेस्टिंग है, क्या? वागले साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना हो तो फिर कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी वागले साहब के लिए? भाइयों, मेरी राजनीति की समझ थोड़ी कम है, जरा ट्वीट करें और बताएं अगर वागले साहब को महाराष्ट्र में मंत्री बनना हो। महाराष्ट्र की सोचे ना, भारत का तो नहीं सोचे ना वागले साहब। नहीं। हाँ, महाराष्ट्र। तो वैसे आपका जो चाल ढाल वेशभूषा महाराष्ट्र के लिए एकदम उपयुक्त है। तो वागले साहब महाराष्ट्र के कौन से मंत्री होने चाहिए, जरा आप ट्वीट करके मुझे भेजिए। इसी बहाने आप वागले साहब को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, आसान काम नहीं है। जी बंसल जी। अनिल जी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अनिल जी देखिए, सेल्फ इंटरेस्ट अनिल जी, लोअर परेल का पुल बन जाए तो जो भी मंत्रालय पुल वुल बनाने का काम करता हो ना, वागले जी को उसका मंत्री बना दिया जाए। वो ब्रिज ऑफिस के बाहर अच्छा, फ्लाईओवर देखो, मंत्री बने नहीं वागले साहब, लोगों की लिस्ट पहले आने लगी क्या क्या काम आपसे करवा रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर पार्टी तय नहीं कर पा रहे हैं वागले साहब, तो अनिल जी एक शाम को पार्टी कर ले अनिल जी, हम भी आ जाएंगे मुंबई अनिल जी, वही पार्टी ठीक है अनिल जी। वागले साहब, ऐसे अच्छे दोस्त रखा करो, अलग से दुश्मन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 in 1 है। दोनों काम आपके लिए साथ साथ कर रहे है कि नहीं? हाँ, जैन साहब कुछ कह रहे थे। जी जैन साहब। नहीं, मैंने वैसे तो आपने उठाया, कुणाल जी ने उठाया था और राकेश जी ने उठाया, बट हाँ बात सही है, मुझे राकेश जी वाली आइडिया ठीक लगी। फ्लाईओवर जाने में एक्चुअली में बहुत टाइम लगता है, तो बेसिकली सरफेस ट्रांसपोर्ट और कुछ फ्लाईओवर वाला इंफ्रा वाला कुछ काम दे देना चाहिए वागले जी को, या कोई और दूसरी मिनिस्ट्री जहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक का भी काम हो, एंटरटेनमेंट दे देते हैं। एंटरटेनमेंट वागले साहब करेंगे या करवाएंगे? वागले साहब को तो कोई ऐसा भारी भरकम, ऐसा क्या कहना चाहिए, वैसा विभाग दो जहां पर कहीं मतलब हंसना वसना ना पड़े। हाँ, ऐसा मुश्किल काम करवा रहे हैं। इसका मतलब आप चाहते ही नहीं कि वागले साहब मंत्री बने। आइए, इस बीच बाजार में थोड़ी और बेहतर माफ कीजिएगा मजबूती होती हुई दिख रही है। आशीष सर भी देख रहे हैं शो, आशीष सर को बड़ा मजा आ रहा है शो देखते हैं। आशीष सर कह रहे हैं कि मजा आ रहा है, तो आशीष सर आइए, बहुत दिन हो गए आपको भी घूमते घूमते, हम आपको मिस कर रहे हैं शो में। आइए, तब तक एक बार हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। और बिगुल से पहले एक छोटा सा अपडेट था दीपांशु, पिछले 2 या 3 दिन पहले शायद हमने एक डिस्कशन किया था जोमेटो के बारे में, जब ये न्यूज फ्लो आया था, और क्लियर कट हमने वहां पर मेंशन किया था कि अगर 65-66 के लेवल निकलते हैं तो हाथ जोड़ के थैंक यू कर देना है और नमस्ते बोलना है। और मुझे लगता है कि जिन व्यूअर्स ने भी वो डिस्कशन सुना होगा, तो एटलीस्ट ये जो इंक्रीमेंटल 2 दिन से बड़ी बिकवाली है उसके शिकार शायद ना हुए हो। बहरहाल अब जो देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि आज के सेशन में जो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं वो लीडर्स की तरफ से एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। आप अगर देखेंगे पिछले 1 घंटे का डेटा या चार्ट, तो L&T, HDFC बैंक और रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स हैं जिनके दम पर बाजार में एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि रिलायंस में जो तेजी है वो एक्सटेंड हो सकती है, तो रिलायंस में हम यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेना चाहेंगे। मुझे लगता है कि रिलायंस में जिस तरह के अनाउंसमेंट्स शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तेजी का बना रह सकता है। तो यहाँ पर हम 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे रिलायंस में, जो कि लगभग अभी 89-88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 78 रुपए का। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 105 रुपए का और दूसरा टारगेट 120 रुपए तक का आता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है कि रिलायंस में यहाँ से एक अच्छी अपसाइड जो है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है और 1 से 2 दिन के नजरिए से 2640, 2650 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो रिलायंस यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। 2600 रिलायंस क्रॉस कर रहा है। कल और आज दोनों दिन रिलायंस की तरफ से आपने एक योगदान जरूर देखा है इस बाजार में और एक्शन भी वहां पर आते हुए दिख रहा है। तो चलिए रिलायंस पर है नजर और निफ्टी पर रखिए नजर 15850 पर आने की कोशिश करते हुए। पर
आज है महीने का आखिरी दिन, यानी कि कल 1 जुलाई को आएंगे ऑटो बिक्री के आंकड़े हर बार की तरह। किस तरह हुई है बिक्री जून के महीने में, ये जानना है ज़रूरी, और अनुमान लेकर तैयार हैं कुशल। कुशल बताइए कैसे रही हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े? देखिए, लार्जली अगर मैं 3 सेगमेंट्स को देखूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव हमें मंथ ऑन मंथ आधार पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सालाना आधार पर इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें तो सेकेंड वेव के बाद मार्केट्स ओवरऑल उभरते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है वो जस्टिफाइड नहीं होगा, तो उस वजह से मैंने मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन लिया है। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स आप देखिए, यहाँ पर टाटा मोटर्स का सबसे बेहतर प्रदर्शन रह सकता है अगर आप कंपेयर करें बाकी जो 2 ऑटो कंपनियां हैं उनसे। साथ ही मारुति और M&M के जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। मारुति सबसे पहले 1,61,000 यूनिट्स बेचते हुए नजर आएंगी, पिछले महीने भी ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर था, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। साथ ही M&M यहाँ पर 54,300 यूनिट्स का हमारा अनुमान है, करीबन 1%, और टाटा मोटर्स लगभग 2% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आएंगे। तो लार्जली फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव टाटा मोटर्स आप कह सकते हैं। 2 व्हीलर स्पेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पर बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस मंथ ऑन मंथ आधार पर बेहतर रहेगा, बाकी कंपनियों के मुकाबले करीबन 4% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी दूसरी तरफ आइशर, रॉयल एनफील्ड और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर आप ±1% कह सकते हैं, इस रेंज में ये फॉल करते हुए दिखेंगे। टीवीएस मोटर्स की थोड़ी सी खराब प्रदर्शन रह सकती है 4% की गिरावट के साथ। कमर्शियल व्हीकल्स की जहां तक बात है उसमें अशोक लेलैंड के अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 12,200 यूनिट्स ये बेचते हुए दिख सकते हैं, पर दूसरी तरफ अगेन यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल्स में भी टाटा मोटर्स लीड लेता हुआ नजर आ सकता है। और अंत में ट्रैक्टर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर सालाना आधार पर तो प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल रही है, पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। M&M का करीबन 8% की ग्रोथ और एस्कॉर्ट्स में 25% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 10,500 यूनिट्स पर। चलिए, यह है आपके लिए ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़े जो आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच अनिल जी, एक आप कह सकते हैं थोड़ी सेंटिमेंटली पॉजिटिव और वैसे भी थोड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है रशिया यूक्रेन को लेकर। एक आइलैंड है ब्लैक सी में, ब्लैक सी यूक्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं सी बेस्ड एक्सपोर्ट्स वो वहीं से होते हैं, जो ऑलमोस्ट रशिया के कंट्रोल में आ गया था। एक स्नेक आइलैंड है, काफ़ी वायरल भी होता है इसका वीडियो जब वॉर शुरू हुआ था इनिशियली। वहाँ से रशिया ने अपने कुछ ट्रूप्स वापस ले लिए हैं, और वो इसलिए ताकि यूक्रेन से जो ग्रेन्स के एक्सपोर्ट्स हैं वो आसानी से हो पाए। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है सर। कुछ समय पहले रूस ने कहा भी था, यूएन में इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट्स को मंजूरी देने के लिए, क्योंकि लगभग ये सारे जितने भी रूट्स हैं रशिया ने ऑलरेडी अपने कंट्रोल में ले लिए थे। यूक्रेन का पूरा कोस्ट रशिया के कंट्रोल में है ही, तो वहां से उन्होंने कुछ ट्रूप्स वापस ले लिए हैं ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट्स हो सके। तो स्पेशली जो वीट के इनके भंडार भरे हुए हैं यूक्रेन के उस समय, शायद अब उससे आपको थोड़ी आसानी मिले। तो अनाज के एक्सपोर्ट्स को करने के लिए, मदद करने के लिए ये फैसला लिया रशिया ने। तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट जो यूक्रेन के कुछ हिस्सों से, जो ब्लैक सी, काला समुद्र जिसे जाना माना जाता है, ब्लैक सी के नाम से बड़ा फेमस है, वहाँ से उन्होंने अपनी सेना पीछे हटाई। और हटाने के पीछे पर्पज़ ये कि ताकि वहाँ से जो भी अनाज का निर्यात किया जाता है वो आसानी से हो सके। यूक्रेन से जो भी गेहूँ वगैरह यूरोप के देशों को जाते हैं उसको आसानी से भेजा जा सके, उसके लिए सेना हटाई है। तो इसे ऐसे युद्ध विराम तो नहीं मानेंगे, नहीं। और ऐसे भी नहीं कि मतलब कि भाई कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, लेकिन जो कुछ भी मानेंगे वो इतना तो जरूर मानेंगे कि भाई ठीक है, कम से कम एक चीज़ अच्छी हुई है कि भले किसी भी वजह से, लेकिन हुई है, पॉजिटिव एक एटीट्यूड दिख रहा है, यही मानना चाहिए। रशिया सुनने के लिए तैयार, रशिया सुन रहा है और थोड़ा एक्शन लेगा। भले खाली वो अनाज ही अलाउ करेगा, लेकिन कम से कम ये तो है कि आज अनाज किया है, कल एनर्जी के कुछ और चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस कम करेंगे या फिर उनको आराम से आना जाना ठीक करेगा। तो आई थिंक सेंटिमेंट करने के लिहाज से एक अच्छी खबर है ये, बिल्कुल ये आती दिख रही है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही है, ब्लूमबर्ग के हवाले से आई खबर। ओके, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती दिख रही है। जैन साहब, इस खबर पर विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं, बिल्कुल थोड़ी तो पॉजिटिविटी है अनिल जी, ये जरूरी है क्योंकि ये काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। सारी कंट्रीज वहां से कनेक्टेड है, अभी टर्की है, बुल्गारिया है, यूक्रेन, रशिया, ये सारे जो ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज है। एंड कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी सेंटिमेंट्स आए, और जो एक वो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स अ पॉजिटिव, बट इट इज लेसर, मतलब नेगेटिविटी में अब थोड़ी सी कमी आ रही है। सो वी शुड टेक इट पॉजिटिवली। एंड मुझे लगता है कि देखिए, ये जो आपने कहा युद्ध विराम वाली बात भी इसमें कुछ दिखती नहीं है, बट एनीवेज वी शुड टेक इट पॉजिटिवली।
बिल्कुल युद्ध विराम वाली बात नहीं दिखती। ये पॉइंट भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये रशिया की तरफ से आ रहा है। अब सर हमें मालूम है जब भी रशिया ये स्टेटमेंट देता है 2 बार इस पर आपको सोचना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये स्नेक आइलैंड है जो रशिया के कंट्रोल में था और जिसकी वजह से ब्लैक सी के बड़े एरियाज के एक्सेस रशिया को मिल रहे थे, 3 दिनों से यूक्रेन स्नेक आइलैंड पर बॉम्बिंग भी कर रहा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि टैक्टिकली रशिया वहां से पीछे हट गया है और अब एक पब्लिसिटी स्पिन के लिए वो कह रहा है कि नहीं हम तो जानबूझ के हट गए ताकि आप यहां से एक्सपोर्ट्स कर पाएं। बट हाँ, सेना हटाई है ये रशिया कंफर्म कर रहा है उस एरिया से, और काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स की बात करें ये एरिया। अगर दुम दबा के भी पीछे भागा है तो भी ये तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली, दुम दबा के भी अच्छी है और वो कंफर्म कर रहा है कि हाँ हम मतलब हट गए हैं वहां से। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट आपके लिए आते हुए दिख रहा है, स्नेक आइलैंड से रशिया पीछे हटते हुए। स्नेक आइलैंड सांप वाप ज्यादा है वहां पर। हाँ छोटा सा आइलैंड है सर। आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था तो काफी वायरल इसका एक वीडियो हुआ था। रशिया का सबमरीन जो यूक्रेन के सोल्जर्स थे वहां पर, उनको थ्रेट दे रहा था कि आप हट जाइए यहाँ से, और इन लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, गाली गलौज से थोड़ा रिस्पॉन्ड किया, बट बेसिकली रशिया को उन्होंने कहा आप भाड़ में जाओ, हम नहीं हटेंगे, आप जो करना है गो टू हेल टाइप्स उन्होंने कहा था। और वो फिर काफी इनिशियल डेज में होता तो काफी वायरल हो गया कि ये है मोरल यूक्रेन का कि आप डेथ को फेस कर रहे हो फिर भी आप पीछे नहीं हटोगे। तो काफी वायरल हुआ था इसका वीडियो। स्नेक आइलैंड तभी से फोकस में है। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके लिए कुछ खबरें आती हुई इस वक्त रशिया और यूक्रेन को लेकर। थैंक गॉड, बड़े दिनों बाद कोई खबर तो आई। कुछ तो अच्छी खबर आई। अमेरिकी फ्यूचर्स हालांकि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं सर इस पे, इस समय देखते हैं करेंगे या नहीं, बट थोड़ा मूवमेंट आ रहा है जरूर। हमारे बाजार में काफी सारे स्टॉक्स इस समय थोड़ा एक्शन में आ रहे हैं। निचले स्तरों से बर्जर पेंट्स में थोड़ी खरीदारी है। टीवीएस मोटर्स इस पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। देखिए अब टीवीएस मोटर्स में एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। अशोक लेलैंड एमएनएम तो ऑलरेडी एक्शन में थे ही, टीवीएस में अच्छी मूव इस समय आती हुई दिख रही है। बंसल जी जरा टीवीएस का चार्ट देखें सर, बताएं क्या करना है इसमें। देखिए दीपांशु, कुछ दिनों पहले वो टीवीएस मोटर को कुणाल जी की अनुपस्थिति में मैंने इसको पिक ऑफ द सीरीज राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड भी किया था और वहां से स्टॉक भाग रहा है। तो दीपांशु इस स्तरों पे खरीदते हैं तो कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट जिन्होंने लिया हुआ है तो लेके बैठे रहे, यहाँ से भी काफी डिसेंट अपसाइड देखने को मिलेगी। यह है आपके लिए टीवीएस जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ रहा है। आइए कुछ कॉल्स लेने का वक्त है। टीना के पास उनकी कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए बीटीएसटीटी का। बताएं टीना। दीपांशु, अगर हम देख रहे हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है और बैंक निफ्टी इधर से मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर सकता है, वो 34,000 तक जा सकता है नेक्स्ट सीरीज तक। आईसीआईसीआई बैंक इधर है, उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हो गया है और खासी में उसके लास्ट हाफ एन आवर में ऑर्डर बुक डेटा दिखा रहा है कि बहुत सारे बायर्स उसके अंदर अग्रेसिव हो गए। मैं आईसीआईसीआई बैंक में बाय की सलाह दूंगी। 720 का कॉल 28 जुलाई की जो एक्सपायरी है वो बाय करने की सलाह रहेगी। करंटली वो चल रहा है 17 रुपए के पास, उसका टारगेट होएगा 28 रुपए का और स्टॉप लॉस होएगा 13 रुपए का। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक कॉल ऑप्शन के जरिए 710 का कॉल टीना, 720 का कॉल, 720 का कॉल, जुलाई सीरीज एक्सपायरी के 720 के कॉल के जरिए आप यहां पर ट्रेड कर सकती हैं। यह है आपके लिए टीना की राय। बैंक्स पर रखिए नजर, एक्शन में आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक डेज हाई पर है इस समय। आइए देखते हैं हिमांशु जी को क्या है पसंद, उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु शायद कोई कंफ्यूजन है, अभी मेरी तरफ से कोई बिगुल की ऐसी डिमांड नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं सर, तो रखा करो ऐसा हिमांशु जी जेब में, कभी भी कोई भी ऐसा आ जाए अचानक से तो ये लो। अभी अच्छा जैन साहब, अगर जैन साहब मैं आपको खाली सिंपल सी चीज मैं आपको पूछूं, 3 स्टॉक बताइए जैन साहब शुगर स्पेस में जो आपको खरीदने हो, 1 2 3 कोई भी लिस्ट पे। मुझे पता नहीं, मैं प्रियम कर लिया था कि मेरे ऊपर ही आएगा जब मुसीबत में तो हम आपके पास ही आते ना। यस शुगर स्टॉक्स में देखिए बलरामपुर चीनी तो सर्टेनली मार्केट लीडर है, उस पे तो ध्यान नाम ही बताना ना डिटेल नहीं, एक्चुअली लेना नहीं है, एक्चुअली रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, वो हिमांशु जी के लिए पूछना था मुझे। बताओ पहला बलरामपुर, दूसरा अच्छा पहला बलरामपुर, दूसरा देखिए धामपुर भी करेक्ट हुआ है, ठीक है। द्वारिक शुगर थोड़ा टेक्निकली भी बढ़िया हो रखा है कई दिनों से करेक्शन के बाद। फिर चौथा अनिल जी
रेणुका शुगर भी देख सकते हैं। अरे चौथा पांचवा पता बोल बोल के आगे हिमांशु जी पे और ज्यादा दबाव मत बनाइए। हिमांशु जी देखो, हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट की जेब में दो तीन स्टॉक एक पॉकेट में, 2-3 स्टॉक दूसरे पॉकेट में रहते हैं, आपके क्यों नहीं रहते? अनिल जी थोड़ी सा टाइम की बात है, जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बैकफुट पर हूँ। नहीं तो आपको पता है कि मेरे पास हमेशा अनिल जी असला जो है वो भरपूर मात्रा में रहता है। अच्छा, बाजार का मूड माहौल, बंसल जी क्या बाजार का वातावरण खराब है? अनिल जी बाजार का वातावरण तो इतना अच्छा है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है अनिल जी। निफ्टी में भी रिकवरी हो गई है, वो अलग बात है अनिल जी। चार्ट पे अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, एक्सपायरी का भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देख रहा है, फिर व्यक्ति अनिल जी ट्रोलिंग भी देख रहा है अपनी, तो बाजार का तो माहौल ठीक है एकदम। हिमांशु जी ये जो कुछ भी कहा है कि चार्ट पे सिग्नल नहीं आ रहे, ये वो ऐसा मत समझिए कि बंसल जी कोई आपको सपोर्ट करने के लिए ये सब बोल रहे हैं। ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। बंसल जी कभी किसी को करते नहीं, खुद ने आधा घंटा हो गया एक भी कॉल दी नहीं है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जैन साहब, आप जब बोल रहे थे तो आपका ऑडियो म्यूट हो गया, अब बताइए सर। नहीं मैं बोल रहा हूँ टेक्निकली अभी ईआईडी पैरी बढ़िया लगता है, ईआईडी पैरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और शुगर के ऊपर प्ले करता है तो प्राज इंडस्ट्रीज, ये दोनों टेक्निकली बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है, जैन साहब ने बता दिया ईआईडी पैरी। हिमांशु जी ईआईडी पैरी की चार्ट्स देखेंगे हम थोड़ी देर में। हिमांशु लेट हिम वर्क, बिल्कुल काम पे लगा दिया जैन साहब ने। सेठी साहब का तब तक करें स्वागत सर। सेठी साहब तैयार है? तो बिल्कुल, और हमेशा पिक्स बेहतरीन रहती हैं सेठी साहब के पास भी। आइए देखते हैं आज क्या है रिकमेंडेशन उनकी, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं सर क्या करना है आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु रोज के जैसे 2 ही स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। सेठी साहब बताएं सर। दीपांशु जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। स्टोव क्राफ्ट जो अभी 569-570 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसका बहुत ही वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 34,000 डीलर्स का। फिर 14 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। फिर इनके जो किचन अप्लायंसेस है उनका जो एक मासेस के लिए इन्होंने एक ब्रांड है इनका पिजन करके, जो कॉमन मासेस के लिए काफी पॉपुलर है। और प्रीमियम सेगमेंट के लिए भी इनके पास ब्लैक प्लस डेकर करके ब्रांड है, उसके थ्रू प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करती है। फिर हाल ही में इन्होंने एलईडी बल्ब्स और ऑक्सीमीटर्स के क्षेत्र में भी फोरे किया है, वो भी एक बड़ा अच्छा ग्रोथ वाला एरिया है। बाकी इसी तरह की एक कंपनी एक्रिसिल को हाल ही में मैंने फ्राइडे के दिन ही, मतलब लास्ट फ्राइडे, हाल ही में मतलब 24 तारीख को फ्राइडे को मैंने रिकमेंड करा था। और इसी तरह की कंपनी 542 के लेवल पे रिकमेंड किया था, आज 630 के लेवल पे ट्रेड करता है। कल वो न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में शायद अनिल जी भी उनसे मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, तो एक जबरदस्त 15% रिटर्न उसमें बना। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक दमदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, लो डेट इक्विटी 0.17 का। फिर आपके FIS-DIS भी इस पे 17.7% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, निप्पॉन है, HSBC है। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी इसमें अराउंड 1.76% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। 600 का टारगेट, 550 का स्टॉप लॉस। 550 का स्टॉप लॉस और 600 का टारगेट, ये है आपके लिए स्टॉक क्राफ्ट खरीदारी करने की राय। एक राय स्टॉक क्राफ्ट पर एक्रिसिल पे लेनी है मुझे कुणाल जी से। कुणाल जी कहाँ हैं? कुणाल जी, जैन साहब और सेठी साहब तो चलो फोन पे, तो फोन पे रहिए। कुणाल जी आपसे राय लेनी है इन दोनों स्टॉक पे। क्या आपको कुछ ऐसा ट्रेंड में बदलाव दिख रहा है कि जैन साहब और सेठी साहब ये एक्रिसिल, स्टोव क्राफ्ट, वो कौन सा टीटी के प्रेस्टीज, ये सारे किचन वाले अप्लायंसेज वाले जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां, उनको लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करने लगे, काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिकमेंड करने लगे? कैसी ऐसी कोई फंडामेंटल रिसर्च आपने देखी है? अनिल जी देखिए, मैंने एक चीज नोटिस किया है जी, कि इनका जो नॉलेज का लेवल है अनिल जी इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में, वो अनिल जी गजब का है। वो बिना काम के आ नहीं सकता। अनिल जी बता रहे हैं वो बिना काम के आ नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ वो आ नहीं सकता अनिल जी। मुझे भी यही शंका। बिल्कुल पक्का। अनिल जी कल बंसल जी कह रहे थे जी कि ऐसा सिंक आया है जिसमें आवाज नहीं आती है। तो अनिल जी ये बिल्कुल सही कह रहे थे वो अनिल जी। ना तो वो अनिल जी बर्तन धोने से पहले आवाज करते हैं, ना बाद में करते हैं अनिल जी। तो बिल्कुल सही कह रहे थे।
सच्ची? सही में है? अनिल जी बिल्कुल सच कह रहे हैं अनिल जी, 100% अनिल जी, आजमा के देख लीजिए अनिल जी। नहीं, आपने आजमाया होगा तभी आप बोल रहे हैं, मैं तो आपकी बात पे भरोसा कर लूंगा, ऐसी बात ही। अब समझे बंसल जी। चलिए, तो बढ़िया है। स्टोवक्राफ्ट, ये अच्छा, भले मैं कुछ भी कहूँ, जैन साहब आप और सेठी साहब, अगर वाकई में कम स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप कल से रिकमेंड करना बंद ना कर दे। ऐसा अनिल जी ने बोल दिया, आप ना रिकमेंड करें, करते रहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। जी सेठी साहब, अब जी जैन साहब बोलिए। पहले एक दिन ऐसा ही किया था मैंने, हॉकिंस कुकर, और उस दिन वो एग्रोटेक फूड्स दे दिया था, तो बोले क्या बात है, सारे किचन का ही काम कर रहे हो, और उसके बाद ट्विटर पे भी वायरल हो गया था वो। चलिए देते रहे, अगली बार जब वापस है 4-5 बार आप कर देंगे रिकमेंड, उसके बाद ही मैं बोलूंगा, उसके पहले नहीं बोलूंगा, तब तक आप आसानी से कर सकते हैं। जी सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जोक्स अपार्ट, दे आर वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज और अपने हाइट से अच्छे लेवल्स पे करेक्ट होके अब अवेलेबल है, और यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है, इसलिए रडार पे आती है। बाकी जो नॉलेज, जो कुणाल जी जैसे बोल रहे थे, वो जो नॉलेज है वो तो जब भारत के नंबर 1 बिजनेस चैनल पे अगर कुछ टिप्पणी देनी है तो फिर सब पढ़ के आना पड़ता है अनिल जी, देख के आना पड़ता है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही कंपनी, ऐसे ही नहीं बोल सकते, तो उसलिए आज से वो नॉलेज ग्रहण करके आते हैं अनिल जी। वो पता है, आपने हमारी बात को सीरियसली क्यों लिया इतना? बताए सर दूसरा स्टॉक। और अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है आज का, वो स्टॉक का नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, TWL नाम का इसका NSE का टिकर है। 101-102 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग रेलवे कोचेज, फ्रेट कोचेज, फ्रेट वैगन्स, फिर आपके पैसेंजर कोचेज, मेट्रो रेल के कोचेज, फिर शिप बिल्डिंग का भी कारोबार है, इस तरह की ये कंपनी है। और एक्सपोर्ट्स भी जबरदस्त एक्सपोर्ट्स है इनका। बाकी अनिल जी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार का फोकस है, गति शक्ति जो इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसके अंतर्गत जो भी इनका फोकस है, फिर 400 वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और आज कोइंसिडेंटली ये कंपनी के मैनेजमेंट से, जो कॉर्पोरेट रडार अपना सेगमेंट होता है 12 बजे, जिसमें स्वाति खंडेलवाल जी इनके मैनेजमेंट से बात कर रही थी, तो उनको सुनने के बाद और कॉन्फिडेंस आया। और हाल ही में इस कंपनी को आज तक की रेलवे की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला, 27,000 वैगन का ऑर्डर मिला, जो कि जिसकी वैल्यू है ऑर्डर की 8,500 करोड़। और मैं लास्ट ईयर के रेवेन्यूज देख रहा था, अराउंड 1930 करोड़ के लास्ट ईयर के रेवेन्यूज है, और ये ऑर्डर साइज है 8,500 करोड़ की, और अभी करेंटली कंपनी की ऑर्डर बुक है 10,500 करोड़। फिर इनका एक जो सेगमेंट है, इटली में इनकी एक सब्सिडरी है टीटागढ़ फिरेमा, उसके कारण थोड़ा ब्लीड कर रही थी, कुछ लॉसेस थे, तो वहां पे भी जो लेगेसी ऑर्डर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने आज चैनल पे भी बताया। और उनके पास भी अभी 500 मिलियन यूरो के नए ऑर्डर्स हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही दमदार प्रोस्पेक्ट वाली कंपनी है, जिसको ये जो बाजार की मार्केट में इन लेवल्स पे स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और बाकी FIS DIS भी 12.6% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC सबसे बुलिश नजर आता है 7.44%। और जब HDFC की इतनी बड़ी हिस्सेदारी होती है, ऐसा ही एक स्टॉक गैब्रियल इंडिया मैंने कई बार रिकमेंड किया, जिसमें HDFC की अच्छी सिग्निफिकेंट स्टेक है, और स्टॉक ने कमाल किया हाल ही में। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। और इसमें आकाश बंसाली जी के पास भी 1.2% स्टेक है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट है 110 रुपए का, स्टॉप लॉस 95 रुपए का। ओके तो ये है आपके लिए टीटागढ़ वैगन्स। आज अनिल जी मैनेजमेंट भी थी हमारे साथ, जैसा सेठी साहब कह रहे थे, और रिसेंटली मई के महीने में तो ऑफकोर्स इन्हें 7,500 करोड़ का वो बड़ा ऑर्डर भी मिला था, करीब 24,000 रेल वैगन्स बनाने का। उसके साथ भी बढ़िया ऑर्डर बुक भी है कंपनी की, तो उस पर भी रखी नजर। 110 का टारगेट सेठी साहब दे रहे हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इस बीच अनिल जी, एक बार हमारे बाजार में तो खैर उतार चढ़ाव वाला थोड़ा एक्शन है, अब स्टेबल है। रशिया का इंडेक्स पुलअप करते हैं, MOEX रशिया इंडेक्स, इसको जरा पुलअप करिए। ये जो अभी अभी खबर आई थी विड्रॉल की रशिया की आर्मी की स्नेक आइलैंड से, उस खबर के आने के बाद 8% तक ये इंडेक्स टूटते हुए दिखाया, 7% आपको नीचे दिखाएगा। 2 महीने के निचले स्तर पर ये आपको मूव गिरते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही जो रशिया की दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, वहां पर भी इसका इंपैक्ट आ रहा है। गैसप्रॉम, ये एक बड़ी कंपनी है वहां की, वो 30% नीचे है। हालांकि आज उन्होंने एक डिविडेंड पे आउट भी करा था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। बट गैसप्रॉम, इस पर भारी गिरावट है, और रोजनेफ्ट, इस पर भी आप भारी गिरावट आते हुए दिख रहे हैं। तो रशिया के मार्केट में ये खबर आने के बाद काफी बड़ा उतार चढ़ाव इस समय होते दिख रहा है, और रशिया का इंडेक्स भी 8% नीचे आया है इस समय। 8% तो ज्यादा हो गया दीप, है ना?
वो फिनलैंड वाले मामले से तो नहीं गिरा, नहीं जो नेटो वाला हो सकता है सर, बट पुतिन साहब उसमें उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहने के लिए भी कर सकते हैं, मे भी शायद पीछे कुछ पे लोग प्लान कर रहे हो, बट ये टूटे अभी है, मतलब पिछले 10-15 मिनट में 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स भी गया, नीचे गया और गया नीचे थोड़ा सा, 50 पॉइंट ये भी नीचे आया, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 250 पॉइंट नीचे आया है। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा मामला ढीला रहा है। ग्लोबल मार्केट ढीले तो हैं, मजबूत तो नहीं है, ये बात है। यूरोप एक बार जरा दिखाइए, यूरोप कैसा है? यूरोप 2% नीचे से। आपने मेरे वो 230 वाला बिगुल बजा दिया क्या? नहीं सर, उसी का इंतजार। तो बजा 2% तो आपने बता ही दिया, बिगुल ही कर दीजिए। मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। 2% नीचे है सर यूरोप। कच्चा तेल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है इस समय, 116 पर ये कच्चा तेल। तो ज्यादा रिएक्शन फिलहाल रशिया पे आ रहा है, बाकी जगह पर उतना रिएक्शन। डाउ फ्यूचर तो पहले ही गिर गए थे, 300 गिरे, हाँ गिरे जरूर है, लेकिन पहले से गिरे। तो दीप, दो चीज है। पहली चीज तो है कि बचे हुए समय के लिए 15,800 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। बराबर ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में, 90 लाख शेयरों का, 30 लाख शेयर आज ही जुड़े थे एकदम। 15,800 का पुट और कॉल राइटर दोनों ही तगड़े खड़े हैं, पुट राइटर बेच के प्रीमियम कमाने के चक्कर में। तो ज्यादा संभावना तो ये दिखती है कि आप एक्सपायरी 15,800 के आसपास ही करें। बिल्कुल। लेकिन अगर समझो कोई बड़ा मूव आया जो कि आ सकता है डाउ फ्यूचर्स को देख के, तो नीचे की तरफ 100 पॉइंट नीचे इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो है 15,700 पर 1,30,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो हाईएस्ट है। 15,900 पर हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन 1,35,00,000 शेयरों का। मतलब एक चीज बताऊं, बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से ट्रेड हो रहे हैं ऑप्शंस में। दोनों तरफ की प्रीमियम कमाने की तैयारी राइटर्स की तरफ से हो रही है। अब राइटर्स वाकई में समझदार साबित होंगे या 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे होने की वजह से उनके राइटिंग वाले मामले सही गलत पड़ सकते हैं, ये वक्त बताएगा जी। क्योंकि 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे होने के बावजूद हम ज्यादा गिर नहीं रहे। बिल्कुल सर। तो आई थिंक ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल जो है वो 15,700 15,900 आपको रेंज दिखा रहा है। 15,700 के आसपास आपको खरीदारी करनी है, 15,900 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और 3 बजे तक आपका 15,800 को होल्ड करना है जरूरी। ये ध्यान में रखिए निफ्टी के लिहाज से। रुझान अगर आप मुझे पूछेंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ 60% है, ऊपर की तरफ 40%। नीचे की तरफ 60%, अच्छा। थोड़ा ऊपर में हल्का रहने में थोड़ी सी समझदारी है, क्योंकि आपको ग्लोबल सपोर्ट नहीं है। आज आप अगर ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में मजबूती दिखा रहे हैं तो सिर्फ एक ही वजह से, आपके मार्केट ओवरसोल्ड है और मंथली एक्सपायरी। शायद अगर ये ओवरसोल्ड मार्केट में मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो आप इतना मजबूत आज हो नहीं पाते। डाउ फ्यूचर्स को देखकर ठीक है, करेंसी और रुपया थोड़ा सा आपके फेवर में आया, लेकिन उतना नहीं कि जिसकी वजह से आप दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज रहो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आज एक्सपायरी का इंपैक्ट है, इसलिए आप ज्यादा कम, तो ऊपर में मौका मिले तो थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी 33,500 ही मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर आप ट्रेड कर रहे हैं। 33,500 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 42 लाख शेयर हैं। थोड़ा सा शॉर्ट साइड वाले का अपर हैंड है। नीचे की तरफ 33,200 33,300 की रेंज में सपोर्ट है, ऊपर 33,600 33,700 की रेंज में रुकावट है। ज्यादा और रेंज बड़ी दूं जो हिसाब से बन रही डेटा से, 33,100 33,300 इस रेंज में आएगा तो खरीदारी करनी है। 33,600 33,800 की रेंज में आएगा तो बिकवाली करनी है। 33,500 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए आगे चलते हुए। तो यहाँ पर भी वही हाल है, ऊपर में टिकना मुश्किल होता दिख रहा है, लेकिन आप जोर से गिर भी नहीं। पता नहीं, ऐसा फील आ रहा है दीप कि आखिरी 1 घंटे में कुछ बड़े मुंह के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है। लेट्स सी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हीरो या जीरो ट्रेड देने का। किस तरफ ज्यादा संभावना नीचे की तरफ। 60-40 आपने वैसे 60% नीचे गिरने की संभावना नीचे की तरफ की बन रही। तो मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए, कोशिश करता हूँ। अगर मेरे को वाकई में लगे हाई रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल कम हो रहा है, हाई रिस्क पे आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कंफर्ट कम आ रहा है थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे, बस बात नहीं थी। ठीक है सर, आइए, तो ये है आपके लिए इस समय एलजी की स्ट्रैटेजी। कुछ बड़ी मूव आ सकती है, बट गिरावट की तरफ ज्यादा आपको इस समय मूव आती हुई दिख सकती है। थोड़ा कंफर्ट बाजार के लिए कम आ रहा है। आइए, श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और करते हैं उनका स्वागत। और श्रीकांत जी, बात करते करते ही नेगेटिव टेरिटरी में अब बाजार आपको फिसलते हुए दिख रहा है। मुझे याद है सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग लगातार आपका यहाँ पर नेगेटिव व्यू बना हुआ है, गिर ही रहा है, 100 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। आज एक्सपायरी के दिन वापस इसमें थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। क्या राय देंगे सर 95 पर आईबी हाउसिंग पर? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को देखें तो इसमें एक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी है, और
कई दिनों से अगर आप देखें तो इसमें एक बड़ा कैपिटल इरोजन हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी गिर सकता है और जो नेक्स्ट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर है वो तकरीबन 80 रुपए के करीब के हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है तो उसमें से एग्जिट करना काफी जरूरी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इस पर रखिए नजर, काफी तेजी से ये काउंटर नीचे जाते हुए दिख रहा है। मिड कैप आईटी में भी दबाव है। बिरला सॉफ्ट ये भी इस समय काफी प्रेशर में आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी जरा बिरला सॉफ्ट के चार्ट पर राय दें सर। 5% नीचे 350 का लेवल। दीपांशु देखिए, ओवरऑल ये पिछले कुछ समय से एक वीक स्टॉक हो चुका है और ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से लगभग 320 के लेवल से एक अच्छे करेक्टिव टेक्निकल पुल बैक रैली जिसको हम क्वालिफाई करेंगे वो अप मूव यहाँ पर देखने को मिला। और जैसे ही स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस के आसपास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास को टेस्ट किया, वापस से यहाँ पर जो लोअर लेवल से खरीदारी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 340-342 रुपए तक के लेवल्स आज से कल तक के सेशन में दिखा सकता है, जहां पर शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक इमीडिएट सपोर्ट है। ऑल इन ऑल जब तक ये स्टॉक वापस से 370-75 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, मुझे लगता है सेल ऑन राइज का ही यहाँ पर स्टैंस अडॉप्ट किया जा सकता है। सेल ऑन राइज का व्यू इस पर आपको रख के चलना है। बिरला सॉफ्ट और बाकी मिड कैप आईटी में भी प्रेशर आ रहा है। आइए, 2:45 बजे हैं और वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी का पूरा एक्शन दिख रहा है सर, दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं, बताएं आपकी इस समय की रीडिंग क्या है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, तो बहुत बढ़िया न्यूज है। अगर यूक्रेन के यहाँ से वॉर की सिचुएशन कम होती है और ब्लैक सी से सारा ग्रेन एक्सपोर्ट होता है तो इन्फ्लेशन की मेजर वरी वो खत्म हो जाएगी। और ये बता रहा है कि यूएसएसआर इज इन अ वेरी रिकंसिलिएटरी मोड। इस कारण से वहाँ के गैस और ऑयल कंपनीज आर फॉलिंग बिकॉज आई थिंक द प्रीमियम ऑन क्रूड इज नाउ गोइंग टू फॉल वेरी वेरी फास्ट। और ये ग्लोबल जो अनईजीनेस है ये आज नहीं तो कल ओवर द वीकेंड यू विल सी वेरी वेरी बिग इंप्रूवमेंट। टेक इट विद बोथ हैंड्स, यू शुड टेक दिस एज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। तो मुझे कोई दो राय नहीं, ये लेने के मौके हैं। शायद नेक्स्ट वीक से जो मैं कह रहा था कि जुलाई विल बी अ वेरी वेरी क्लियर मंथ ऑन अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। आप देख ही सकते हैं कमोडिटी स्टॉक्स में और इसमें अगर फॉल आई तो इन्फ्लेशन की जो वरी है ऑन आईटी एंड अदर स्टॉक्स दैट विल प्ले आउट पॉजिटिवली। तो मेरे पे 2 नहीं 3 पिक्स है। पहले अपडेट दे दूं, HDFC लाइफ और HDFC AMC आज के टॉप गेनर्स हैं जो 2 दिन से मैं कह रहा था। और मैंने कोफोर जो 3600 का स्टॉप दिया था वो हो चुका है, लेकिन क्लोजेस बेसिस पे है। अगर क्लोज 3600 के ऊपर हो गया तो आप रखिए, क्लोज अगर उसके नीचे हो गया तो निकल जाइए। बट मैं अभी तक कह रहा हूं कि आईटी विल बी एन आउट परफॉर्मर अगर इन्फ्लेशन की वरी चली जाएगी तो। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स है, एक लार्ज कैप है और 2 मिड कैप है। प्लीज बताएं। तो सबसे पहले लीजिए आइशर मोटर। आई थिंक आइशर मोटर इज नॉट जस्ट रॉयल एनफील्ड, उनका जो सीवी सेक्शन है इज डूइंग incredibly well, meaning it is on number 3 place after Tata Motor, Ashok Leyland and Eicher, and that CV segment is going to be the real way money earner in the coming quarter. तो 2790 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2735, टारगेट ऑफ 2900 इज कमिंग इन आइशर। सेकंड पिक, अब आपने देखा इंडिया ऑल ओवर इंडिया बरसात बहुत अच्छी फैल गई है तो पावर की वलीज कम होंगी। I think IEX has corrected far more than what was needed. At 158, I can stick my neck out. 153 का stop loss, 170 का target. 170 can come very fast as soon as you see the more rain spread and the government cap on allowing more numbers on power exchanges get better. और third pick होएगा AB Capital. जो uneasiness था, तो change of guard था, वो सब हो चुका है. You have a very very good person from ICICI who is heading the NBFC, and I think that now they are poised to do extremely well. The risk reward for a target of 95 is very favorable, stop loss of 87. इन स्टॉक्स पर है खरीदारी की राय आपके लिए भसीन साहब की तरफ से। AB कैपिटल, इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 95 का टारगेट, 87 का स्टॉप लॉस। साथ ही IEX, यहां पर आपको करनी है खरीदारी, 170 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस। और साथ ही आइशर, यहां पर आप खरीदारी करके चले, 2900 का टारगेट, 2735 का स्टॉप लॉस। 3 पिक्स सर की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात सर। इस बीच
बाजार थोड़ा अब संभालने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में आया था, वहां से अब ऊपर आते हुए दिख रहा है, एटलीस्ट 15,800 पर संभल रहा है। और एचडीएफसी एएमसी, इस पर रखिए नजर, ये दोपहर में भी आपको एक्शन में दिख रहा था और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। टीना जरा देखें, एचडीएफसी एएमसी का चार्ट डेज हाई पर आ रहा है, 1800 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है ये चार्ट। दीपांशु, मैं आपका एचडीएफसी एएमसी अभी बोलने वाली थी। अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा बनता जा रहा है। इसके अंदर लॉन्ग्स अग्रेसिवली हो रहे हैं एचडीएफसी पे, एएमसी पे। 1800 ये निकलता है तो उसका टारगेट बनता है 1900 का, और नीचे में इसका स्टॉप लॉस आता है 1760 का। इधर हम जुलाई सीरीज में एचडीएफसी एएमसी का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। उसका जस्ट अ सेक, इधर से जो जुलाई सीरीज में एचडीएफसी एएमसी 1800 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीब चल रहा है। इसका लेवल है 60 रुपीज़ का। इसका टारगेट आ सकता है 100 रुपीज़ का और स्टॉप लॉस होएगा 40 का। आपके लिए एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पर आप जुलाई सीरीज के कॉल ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। टीना के रेडार पर भी यह काउंटर आ रहा था और 3% ऊपर इस समय ये है। निपॉन लाइफ पर भी मूव आ रही है, 3% ऊपर निपॉन लाइफ भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है। तो दोनों एएमसी स्टॉक्स पर आपको एक्शन दिख रहा है। एक बार जरा यूटीआई एएमसी भी पुल अप करते हैं और एबी सन लाइफ एएमसी, इसको भी पुल अप किया जाए। यहाँ पर आप देखिए, निपॉन लाइफ के फ्यूचर्स में आपको एक्शन दिख रहा है, स्पॉट में उतना आपको एक्टिव नहीं दिखेगा, फ्यूचर्स में फिर भी 3% ऊपर दिख रहा है। यूटीआई एएमसी में भी थोड़ा आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, बट डेफिनेटली एचडीएफसी एएमसी इस समय लीड कर रहा है। जैन साहब, कोई पर्टिकुलर वजह जो ये सारे एएमसी स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, स्पेशली एचडीएफसी एएमसी? सर देखिए, बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है इन सब स्टॉक्स में, और वेरी फ्रेंकली देखिए, मैं थोड़ा सा भी इस सेक्टर को लेकर बहुत बुलिश नहीं हूं। मार्केट बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत आ रहा है, और हालांकि अब तो थोड़ा देखिए मई के महीने में भी थोड़ी एसआईपी कम हुई है, जून में भी कम हो सकती है। अभी तक तो देखिए रिटेल इनफ्लो की वजह से बहुत बड़ा एक एसआईपी का नंबर्स बढ़ते जा रहा था, बट अब इतने दिन तक तो डीआईआईज ने और म्यूचुअल फंड्स ने सपोर्ट किया मार्केट्स को। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिसरप्शन आगे आने वाले दिनों में दिखने को मिलेगा। देखिए, कई सारे जो फिनटेक जो है वो सारी इस इंडस्ट्री में आ रही है और डिसरप्शन देखने को भी मिलेगा। और भी 2-3 और नए नाम, बड़े बड़े ब्रोकर जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, वो एएमसीज ला रहे हैं। So every month or quarter we see one or the another AMCs coming up। तो मुझे आगे बहुत बड़ा कंपटीशन दिखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा, और फिर दूसरे जो अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक AIFs और PMSs और ये सारे अच्छा कर रहे हैं। और कल तो हम देख रहे हैं विदेश में निवेश, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन शुरू हो रहा है ऑलरेडी सारे AMCs के पास है। और ओवरऑल देखते हैं, कॉम्पिटिशन काफी है। मुझे थोड़ा सा मैं कम बुलिश हूं, एंड आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द एग्जिस्टिंग लिस्टेड स्टॉक्स की मैं जल्दी से खरीदूं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, पर नजर रखिए, एचडीएफसी एएमसी डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए। थोड़ा एक्शन इसमें आते हुए दिख रहा है। एक्शन एमसीएक्स में भी है, एक गिरावट आई, उसके बाद एक स्पाइक आया, फिर थोड़ा फिसलते हुए दिख रहा है। इसके लिए ऑफकोर्स अच्छी खबर भी आई है कि अब कमोडिटी मार्केट में, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में अब एफआईएस को भी एंट्री की मंजूरी मिल गई। हमारी एक्सक्लूसिव खबर ही थी। श्रीकांत जी, एमसीएक्स का चार्ट देखिए सर, 1300 का लेवल होल्ड करते हुए। दीपांशु, देखिए, वैसे हम एक्सचेंजेस को ज्यादा कवर नहीं करते हैं, और उसमें से अगर स्पेसिफिकली अगर एमसीएक्स की अगर बात करें तो वहां पे कंप्लायंस इशू है, क्योंकि हमारा उसमें स्टेक भी है। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक ओवरऑल इस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात करें, या तो जैसे भी थोड़ी देर पहले हम एएमसी की बात कर रहे थे, हमें लगता है कि जब भी मार्केट ज्यादा कंफ्यूज रहता है, या तो इक्विटी मार्केट्स में जब प्रेशर बनते जाता है और डायरेक्ट मार्केट से कमाना काफी मुश्किल हो जाता है, उस पर्टिकुलर फेज में हमने हमेशा देखा है कि एएमसी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी होती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि जितने भी स्टॉक है, अगर उनमें से किसी एक स्टॉक को अगर चूज करना है तो बिल्कुल हमें लगता है कि एचडीएफसी एएमसी को करंट लेवल से खरीदें, और ये स्टॉक लगता है कि 1950 के लेवल दिखा सकता है। तो एचडीएफसी एएमसी श्रीकांत जी को भी पसंद आ रहा है, चार्ट्स पर भी एक्टिव है, और टीना भी कॉल ऑप्शन से यहाँ पर आपको ट्रेड की भी रिकमेंडेशन दे रही थी। इस पर रखनी है नजर रखनी है बाजार के एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पे। हालांकि ये डायरेक्टली बाजार का डेवलपमेंट नहीं है, बट जिस तरह से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है और लग रहा है कि एक नई सरकार आ सकती है, कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं बाजार के जो इसकी वजह से फोकस में आ सकते हैं। स्पेशली कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं, वहां पर आप फिर से एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। तो
क्या है ये प्रोजेक्ट्स और किन कंपनीज को होगा फायदा, आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो जब भी इस तरह की सत्ता पलटती है तो इस तरह का एक्शन देखने मिलता है, और खासकर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे इस तरह का एक्शन जो है वो देखने मिलता है। आपको याद होगा जब फडणवीस जी गए थे और जब ठाकरे जी ने कमान संभाली थी, तब भी करीब 2 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स थे जो लटकते हुए नजर आए थे, और पीछे 6 महीने के जो फडणवीस जी के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं ठाकरे जी ने रिव्यू किया था। तो उसी को एग्जाम्पल रखते हुए हमने ये सोचा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं इस बार फिर से एक नई जान मिल सकती है, और बाजार ये मान के चल रहा है, खासकर 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको बाजार मान के चल रहा है कि शायद एक बड़ा रिवाइवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। उसमें से एक तो है मेट्रो प्रोजेक्ट, क्योंकि खासकर मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो मेट्रो लाइन 3 जो है उसके लिए कार शेड का एक बहुत बड़ा इशू हुआ था। आपको याद होगा आरए में पहले कार शेड बनने वाला था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक फंसता हुआ नजर आया था, क्योंकि कार शेड के लिए सरकार के बीच में सहमति नहीं बनी थी। और अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि मुंबई मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है खासकर उसको नई जान जो है वो मिल सकती है। 33,000 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, और आपको याद होगा पहले प्रोजेक्ट का कॉस्ट 23,000 करोड़ था, फिर 10,000 करोड़ एस्केलेट हो गया था क्योंकि टाइम काफ़ी बढ़ गया था, और अब ये माना जा रहा है कि ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको शायद और यहाँ पे तूल मिल सकता है। इसके लिए खासकर L&T, NCC, टाटा प्रोजेक्ट्स, रिलायंस इंफ्रा, सीमेंस, जय कुमार इंफ्रा, ये तमाम वो कंपनीज है जो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, ये तो सभी जानते हैं कि बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन के चलते काफ़ी हद तक अटक रही थी, और अगर यहाँ पे नई सरकार आती है और कुछ अच्छा फैसला होता है तो शायद ये प्रोजेक्ट जो है उसको भी नई उम्मीदें मिल सकती है। 1 लाख करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट है, और इसमें L&T, भेल, सीमेंस, ABB, BL कश्यप जैसी कंपनीज जो है जो कि इन्वॉल्व है, और आपको याद होगा BL कश्यप को तो 300-350 करोड़ का ऑर्डर भी जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मिला था। इसके अलावा आखिरी और एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बाजार की काफ़ी नज़र है, वो है मुंबई नागपुर का समृद्धि कॉरिडोर। और आपको याद होगा ये फडणवीस जी और उनके काफ़ी करीब भी था, उनका एक पेट प्रोजेक्ट भी था। हालांकि उसके बाद काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी अटका है। इसका जो इनॉग्रेशन होना था मई में वो भी काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुका था, तो देखते हैं ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है कि नहीं। इसमें भी L&T, NCC, PNC इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा जैसे काउंटर जो है वो काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, काफ़ी सारे बैंक्स भी शामिल है। तो ये सब स्टॉक्स है जिन पे आपको नज़र रखनी है। अगर यहाँ पे सत्ता पलटती है और नई सरकार जो है बीजेपी लेड आती है तो शायद ये वो कंपनियां हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, ये वो प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर रखनी है आपको नज़र। आइए अनिल जी की तरफ से एक पिक भी आ रही है बिगुल के लिए कल के 2000 का। डीपीए कॉल बैंक निफ्टी पर है और इसको कल के 2000 भी मान सकते हैं, और आप इसको हीरो या जीरो ट्रेड भी मान सकते हैं। 33,465 पे इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का आज की एक्सपायरी का 33,500 का पुट लेना है, इन द मनी पुट 33,500 का, जो आपको मिल रहा है 70-75 रुपये के आसपास, 70-75 के आसपास है 33,500 का। तो मैक्सिमम रिस्क आपकी 70-75 रुपये ही आज की एक्सपायरी वाला। फिर भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए 40 पर, यानी कि 35-40 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क आपको नहीं रखनी है, ठीक है। 33,500 का इन द मनी पुट खरीदिए, 40 रुपये का स्टॉप लॉस, 120 और 150 दो टारगेट के लिए, ठीक है। 100 के आसपास आए तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आइए, 120 और 150 दो टारगेट के लिए करिए। अब बताता हूँ मैं क्यों। लेकिन इसके साथ ही एक और आपको स्पॉट लेवल पर देता हूँ, ये तो हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से हो गया आज ही के लिए। जिन लोगों को ओवरनाइट पोजीशन लेनी है उनके लिए स्पॉट लेवल बता रहा हूँ। 33,700 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 33,475 के आसपास स्पॉट लेवल पे आपको शॉर्ट करना है। अगर 33,600 आता है तो थोड़ा और ऐड कीजिए दो लेवल पर, ठीक है। 33,700 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे नीचे में 33,300, 33,200, 33,125, ये 3 टारगेट है जिनके लिए आपको शॉर्ट करना है। उसके बाद में वहाँ रिव्यू करेंगे कि क्या 33,000 या उसके और नीचे जाता है नहीं जाता, वो बात की बात है, वो अभी नहीं देख रहे हैं हम। 33,300, 33,200, 33,125 मिनिमम ये टारगेट तो आसानी से दिख रहे हैं। उसके बाद हुआ तो 33,000 और 32,850 ये टारगेट कल के लिए है। अब क्यों बेचना है? ग्लोबल तस्वीर देखिए, आज खाली हम अकेले अच्छे मजबूत है, इसलिए मैं STBT के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी मजबूती एक्सपायरी की वजह से, कल तो एक्सपायरी नहीं है। और अगर जिस हिसाब से अमेरिका लगभग 400 पॉइंट नीचे हो चुका है, डाउ 250 पॉइंट नीचे हो सकता है, रुपए में जो कुछ भी रिकवरी हुई थी वो लगभग खत्म होती हुई, मुश्किल से 3 पैसा मजबूत है, 2-3 पैसा, करेक्ट, राइट। कच्चा तेल आपका 116 के आसपास ही है, तो कोई ऐसा वहाँ रिकवर हुआ नहीं है। ऊपर से यूरोप देखिए, डेक्स वैक्स को देखिए, बहुत ही गंदे तरीके से गया है। आपका रशिया जोर से गया है, तो ऐसे में एक लॉजिकल ट्रेड ये बनता है, देखो 2.5-3% नीचे, हम पता नहीं किस अकड़ में ऊपर हैं,
आई थिंक वो एक्सपायरी की वजह से, हाँ शॉर्ट कवरिंग है। तो ये ट्रेड कल के लिए आपका बनेगा। कल आपको यहाँ पर आपको आज हो सकता है ना बने, तो हीरो या जीरो ट्रेड में अगर सिर्फ आज के लिए करना है तो 30-35-40 रुपए की रिस्क रखिए, अदरवाइज कल के लिए ट्रेड करिए। आप आराम से यहाँ पर शॉर्ट करके रखिए, कल आपको मौका बन सकता है। अगर अमेरिका में जिस तरह का ट्रेड आज दिख रहा है दुनिया में, आज आप देखिए लगभग सब जगह एक साथ वैसे ही आपको कमजोरी दिख रही है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन है जहां पर बैंक निफ्टी पे शॉर्ट करने का है। कॉन्ट्रा कॉल है मेरा, लेकिन आजकल मार्केट ही ऐसा है दीप कि कॉन्ट्रा कॉल लेंगे तो ही मामला बनेगा, अगर कॉन्ट्रा कॉल नहीं लेंगे तो मामला मुश्किल है। बिल्कुल, तो वही है, ऊपर बेचना है नीचे खरीदना है, उस लेवल को आपको रिस्पेक्ट करना है। तो अब गिरावट का लेवल आ रहा है हीरो जीरो के लिए, आज ही की एक्सपायरी का आप पुट खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी पर आप शॉर्ट करके जा सकते हैं। ये आपके लिए इस समय वागले साहब के लिए भी है। हाँ, आइए चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा एसटीबीटी है, बेचना है। टाटा कंज्यूमर में वीकनेस आ रहा है, 710 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया, अभी 708, 707, 70, 80 के आसपास है। यहाँ पर बेच के चले 715 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 1% की रिस्क होगी। मेरा मानना है 690 के लेवल्स आपको कल देखने को मिलने चाहिए। के लिए एक फ्रेश सेल कॉल आते हुए दिख रहा है वागले साहब की तरफ से। नजर रखिए इस चार्ट पर भी, गिरावट के लिए ये हो रहा है तैयार। कुछ कैश कॉल्स पर भी रखते हैं नजर, क्योंकि एक्सपायरी है तो काफी सारे स्टॉक्स अब एक्सपायरी की वजह से थोड़े वॉलेटाइल। कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें, थोड़ी देर पहले रेडार पर आया था 5%, 4.5%, इस समय एक अच्छा स्पाइक आ रहा है सर बजाज इलेक्ट्रिकल। जरा देखें इसका चार्ट। देखिए चार्ट भी अच्छा है दीपांशु, एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये एडम ईव डबल बॉटम पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट जो है वो होगा जब ये 1015 के ऊपर अगर आज ये क्लोज देता है, 1010 के आसपास चल रहा है, तो आज के क्लोज को बड़े क्लोजली वॉच करना चाहिए। 1015 के ऊपर अगर आज क्लोज आता है तो यहाँ डबल बॉटम मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसका टारगेट 1100 का बनता है। तो मेरी राय में बिल्कुल बहुत शानदार चार्ट है, 1015 के ऊपर क्लोज आने पर खरीदारी की राय हो। कौन सा था ये कुणाल जी? अनिल जी, एडम और ईव डबल बॉटम कहते हैं अनिल जी, इसको विस्तार से समझाए, समझ में नहीं आया। अनिल जी देखिए, इसमें दो तलहटियां, दो बॉटम्स बनते हैं, एक बहुत ही एक्यूट होता है शार्प, और एक थोड़ा फैला हुआ होता है, तो इसको अनिल जी कहते हैं एडम एंड ईव। बंसल जी सही कह रहे हैं कुणाल जी? बिल्कुल अनिल जी, देखिए आपने तो अनिल जी सारे के सारे इंसाइक्लोपीडिया रखे हुए हैं। कुणाल जी जो हैं वो टेक्निकल के इंसाइक्लोपीडिया हैं, जैन साहब जो हैं किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस के इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो अनिल जी जो भी यहाँ बोला जाता है सब, अभी सेठी साहब ने बोला ही है कि नंबर 1 चैनल है, तो सब कुछ फर्क के बोल रहे हैं अनिल जी। जैन साहब थोड़े 2 मिनट में पब्लिक लग जाएगी पीछे, तो क्यों? अनिल जी जैन साहब तो हमारे होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस के अनिल जी इंसाइक्लोपीडिया है। आप उनको रात में सोते में उठा लें तो एक्रिसिल के सारे प्रोडक्ट गिना देंगे अनिल जी। अपनी मार्कशीट नहीं याद होगी 10th और 12th की, बट एक्रिसिल के सारे प्रोडक्ट याद है उनको। 10वीं की मार्कशीट नंबर अच्छा है, मुझे याद होंगे बिल्कुल। अच्छा बाय द वे जैन साहब ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि इसे वो कॉम्प्लीमेंट समझे या मतलब कुछ और? मतलब आप उनके ज्ञान की आप उनके ज्ञान की तारीफ कर रहे हैं या मतलब कुछ कहीं और इशारा कर रहे हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, जैन साहब अनिल जी इनका फार्म हाउस है, बार बार उसको बनाते हैं, बार बार तोड़ते हैं, नए नए इक्विपमेंट लगवाते हैं अनिल जी। तो अनिल जी जो रिच लोग होते हैं नहीं, जो उनके अलग तरह के वो शौक होते हैं, तो इसलिए इनको सारी प्रोडक्ट की नॉलेज भी है, स्टॉक मार्केट भी करते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट भी करते हैं साइड में, साइड में स्टॉक मार्केट भी करते हैं, मेन काम कुछ। जैन साहब को भी नहीं पता था इतना उनके बारे में, आज पता जाए जैन साहब, है ना? नहीं बंसल जी और कुणाल जी तो दोनों देखिए बहुत बड़े, मैं क्या बोलूंगा, और मीटिंग करो दिल्ली में, और मिलो और बताओ बंसल जी को। बंसल जी को आज बताओगे वो कब क्या बोलेंगे पता नहीं है, तो जो भी बंसल जी को कुछ भी बताए ना, सोच समझ के बताए, कब कहाँ किस सिचुएशन में क्या बोलेंगे गॉड नोस। आइए तब तक तैयार है हमारे हिमांशु जी बिगुल उनके लिए BTS का।
बताइए हिमांशु जी, क्या करना है? अनिल जी, बिकवाली करनी है, आपका साथ देना है। आपने बैंक निफ्टी में सेल कॉल दिया है और मुझे लगता है यहाँ पर कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो एक अपनी ही वीकनेस से जूझ रहे हैं और बेचना है बंधन बैंक का फ्यूचर्स। अनिल जी, ये एक वीक काउंटर है, वीक स्टॉक है। एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी 2-3 दिन पहले, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला और अब वापस से स्टॉक अपने 2 दिनों के लोज को निकाल रहा है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब का पैटर्न बना हुआ है वो काफी कमजोर है। तो यहाँ पर 268 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ जुलाई फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। 258 रुपए का पहला टारगेट, 250 रुपए का दूसरा टारगेट, बंधन बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। तो हिमांशु जी की राय है बंधन बैंक में बिकवाली करने की इस वक्त है, यहाँ पर शॉर्ट करके चलें। यहाँ पर आप ध्यान रखें मंदी की तरफ का, स्टॉप लॉस 268 का छोटा सा, टारगेट 258 और 250 के लेकर चलने हैं। गिरावट से ख्याल आया गिरने में तो एक ही स्टॉक है सबसे आगे और वो है जोमेटो। और 70 रुपये के आसपास जब ये खबर आई कि ब्लिंकिट का वो एक्विजिशन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं अपने साथ में, और उसके बाद हमने जो एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको लगातार 2 दिन दी, उसके बाद स्टॉक देखिए 70-71 वाला स्टॉक अब 55-54 रुपये पर आकर अभी भी रुकावट का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिनों में वो 9 दिन चले 2.5 कोस बढ़ने में 55-60 से जो 70-75 तक पहुंचा था इसी हफ्ते में धड़ाक से नीचे आ गया। और ये जो फिसल पट्टी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल इस एक्विजिशन के बाद आती थी। पिछले 4 दिनों में जोमेटो कितना गिरा है, कितने वॉल्यूम के साथ गिरा है, कितनी डिलीवरी मार्क हुई है, थोड़े आपके लिए डेटा लेकर तैयार है वरुण। क्या कुछ हुआ है पिछले 3-4 दिनों में जोमेटो में, स्पेशली ब्लिंकिट के एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करने के बाद? बताएं। ये तो जितने का अनाउंसमेंट नहीं किया था उससे ज्यादा का तो मार्केट कैप जो है वो ही लूज कर चुके हैं। 7,000 करोड़ का, हाँ, तो उसके आसपास या उससे ज्यादा का मार्केट कैप जो है वो जा चुका है इस कंपनी का। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में 1.1 बिलियन चला जा चुका था। उसके बाद और गिरावट हो चुकी है। तो इनको एक्चुअली स्टॉक्स देने हैं एक्विजिशन के लिए, मार्केट कैप भी कम करना है। वही हुआ है जो हुआ है। तो वही अनिल जी, फिर हमने जब एक्सक्लूसिव की उसके बाद से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब 22% के आसपास की गिरावट जो इस काउंटर में आ चुकी है। 70 रुपए के आसपास हमने एक्सक्लूसिव की थी, वहां से 4 दिनों में 16 रुपए की गिरावट जो है इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुकी है। हर दिन 4 या 5% के आसपास, इनफैक्ट अगले दिन तो ये 8% के आसपास भी गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका था। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए, किसी भी स्टॉक को अगर आप देखते हैं और गिरते हुए स्टॉक को देखते हैं तो उसके वॉल्यूम्स देखे जाते हैं कि किस तरह के वॉल्यूम्स इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। तो पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो एवरेज वॉल्यूम था इस कंपनी का, मैंने जून के बाकी दिनों का वॉल्यूम निकाला और पिछले 3-4 दिनों का वॉल्यूम निकाला, तो जून के वॉल्यूम के मुकाबले पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस काउंटर की लगातार पिटाई होते जा रही है। सिर्फ यही नहीं, बेसिकली एक थियोरी भी होती है कि अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरे और उसके साथ डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बढ़े तो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए एक दिक्कत की बात होती है। और अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो इस कंपनी के पूरे जून के महीने में बाकी दिनों में जो डिलीवरी वॉल्यूम्स थे वो करीब 14-15 टाइम्स के आसपास के थे। अब अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों में डिलीवरी वॉल्यूम्स जो है वो करीब 22% के आसपास जो है वो इस काउंटर में पहुंच चुके हैं। तो एक चिंता की बात तो है, लगातार स्टॉक गिर रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम 2.5 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक की पिटाई जो है वो लगातार होते जा रही है। वॉल्यूम भी ज्यादा है और वॉल्यूम का, डिलीवरी वॉल्यूम का परसेंट भी ज्यादा है। तो एक्चुअल डिलीवरी जितनी पहले उठती थी या 14-15% होती थी। परसेंट तो ठीक है, लेकिन तब वॉल्यूम भी तो कम होते थे। वॉल्यूम भी कम होते थे। तो एक तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, हाँ, और डिलीवरी भी परसेंटेज भी बढ़ गया। एक्चुअल नंबर में डिलीवरी देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हो गई अनिल जी, वो तो है। तो कोई बड़ा आदमी जिसने थैंक यू वेरी मच कर दिया है इस स्टॉक को, ऐसी बात है अनिल जी, किया तो हो गई। अगर भारी भरकम वॉल्यूम के साथ, भारी भरकम डिलीवरी के साथ स्टॉक नीचे गिरे तो जरा कुणाल जी बताइए इसके क्या मायने हैं। और एक बार जैन साहब के पास भी आऊंगा मैं जोमेटो के लिए, पहले कुणाल जी की राय। अनिल जी देखिए, सीधी बात है अनिल जी, जिस तरह से अनिल जी आपने इस पर बेवाकी से अपनी बात रखी अनिल जी, इसका सीधा सीधा असर पड़ा है और उसी तरह से गिरावट आते हुए नजर आ रही है। तो अनिल जी इससे मुझे लगता है सबक लेगी कंपनी। और बिल्कुल अनिल जी आपको अब, लेकिन एक बात है अनिल जी, अब आपको डिस्काउंट कूपन्स नहीं मिलेंगे। किस चीज के? जोमेटो के? अरे भाई साहब, मैं तो वैसे भी ओल्ड इकोनॉमी आदमी, होटल में जाके मैंने आज तक ब्लैकलिस्ट कर ही देंगे आप। मैंने आज तक नहीं किया कभी जोमेटो, स्विगी किसी से हो रहा है। कभी गलती से मतलब कुछ करना पड़ भी जाए तो बच्चे ही करते हैं। आपने यूज ही नहीं आज नया ऑनलाइन कभी शॉपिंग की है मैंने, कभी जाके मैंने सीरियसली, मैं बहुत इस मामले में बड़ा पुराने किस्म का आदमी हूँ। मैं तो जब तक जूते उते पहन के पूरे वो शोरूम में चल फिर ना लूं 4 माह देख लेना, हाँ, कपड़े वपड़े पहन के ना देख लो, मेरे से नहीं होता ऐसा। वो और लोग बोलते हैं वहाँ मंगा लो, पहन के देख लो, नहीं पसंद आया वापस भेज दो, हमसे ना हो पाएगा।
तो मुझे तो कूपन का तो कोई टेंशन है नहीं है, कुछ दूसरे लोगों का भला हो जाए ज्यादा बढ़िया। जैन साहब आप ऑनलाइन कर लेते हो ये सब? नहीं, मैं तो नहीं करता। मैंने ऑनलाइन के लिए मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे ऑफिस में एक बंदा, मैं तो उनसे करवाता हूँ सारी क्या बोला मैं बिजली का बिल, तो बिजली का बिल बात सही है। अगर ऑफलाइन होता तो वाकई में कई बार नहीं भी जाना हो, ऑनलाइन करवा दिया तो शांति है, वो दूसरे लोग कर लेते हैं एकदम डेलीगेटेड। बहुत डर लगता है ऑनलाइन से। मतलब ओल्ड इकोनॉमी वाले। अच्छा बताइए, जोमेटो पर अपनी राय दीजिए जैन साहब जी। जोमेटो पे तो राय एवर ग्रीन राय है अपनी, हम तो नेगेटिव है। मैं ये सारे जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है इन सब से बहुत डरता हूं। और जोमेटो का आईपीओ भी आया तो बहुत ज्यादा जो यंगस्टर्स और जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स है सब बहुत ज्यादा अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे थे, तो काफी सब्सक्रिप्शन भी हुआ, लिस्टिंग भी अच्छी हुई, सब कुछ है। बट फिर भी मैं तो आपकी दाद देना पड़ेगी अनिल जी, जो आपने ट्वीट किया और जो आपने इनफैक्ट टीवी पे भी जो बोला, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब इस कंपनी पे तो जो पढ़ना था पड़ ही गया काफी। देखिए अच्छा खासा ह्यूज डिलीवरीज के साथ ह्यूज फॉल आया, बहुत बड़ा फॉल इनफैक्ट। और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में जो भी ये न्यू इकोनॉमी कंपनीज है इनको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। और इन सब में इस तरीके की वैल्यूएशन है क्रेजी। और ये लोग सबसे खराब बात, जो मुझे सबसे अजीब बात, खराब और अच्छा तो मैं कोई नहीं डिसाइड करने वाला, ये लोग गजब का वैल्यूएशन लेके एक ब्रिक एंड मोटार कंपनी को टेक ओवर करके फिर दबा के ये लोग डिसरप्शन करने में लगे हुए हैं। कोई भी प्राइस पे कुछ भी कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल, अभी मैं रिसेंटली वीकेंड पे था, जिसके पास भी जाऊं सब लोग एक पर्टिकुलर चीज के डिसरप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं दोनों कंपनियों का नाम नहीं लूंगा। एक एजुकेशन सेक्टर की एक कंपनी आई और वो डिसरप्शन कर रही है। जो लोग उनके यहाँ पे एम्प्लॉइज थे उसको 3 गुना सैलरी दे रही है, जो प्रोडक्ट वो बेच रही है उसके 1/10 पे कर रही है, जस्ट बिकॉज वहां नोट प्रिंट हो रहे हैं, इनके पास फंडिंग आ रही है और यहाँ पे डिसरप्ट कर रहे हैं। और ये एकदम कॉमन फेनोमेनन हो गया है। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, जो सालों से 100 सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, उन सबको खाली फंडिंग के जोर पे, एक तरीके से कागज के टुकड़े के जोर पे ये लोग काम कर रहे हैं। सो मैं आज मेरी दिल से ये बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डर लगने लगा है कि कोई भी बिजनेसेस को डिसरप्ट करना आजकल बहुत ईजी हो गया है। इन जो हेवीली फंडेड, हाईली वैल्यूड, जिनकी 1000 की पी मल्टीपल पे कोई चलता है, 500 की पी मल्टीपल पे चलता है, समझ में आता क्या हो रहा है ये। बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज, मेरी तरफ से तो राय है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए। इनको समझना मेरे परे है और इतना इजी नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए जैन साहब की पूरी राय। जैन साहब को बड़ा डर लगता है जोमेटो, और हमारे व्यूअर्स हैं बहुत जागरूक और बहुत मतलब क्रिएटिव हैं। एक जोगिंद्र जी, उन्होंने अभी एक मैसेज किया है ट्विटर पे, ट्वीट किया है उन्होंने, बोले कि जोमेटो का नाम टोमेटो कर देना चाहिए। वैसे ये बात बहुत बार पहले भी सुनने में है, लेकिन रीजन जो दिया उसमें बहुत ही गजब का है। बोले हमेशा लाल में ही रहता है। ये बढ़िया है, ये क्रिएटिविटी है। बोले हमेशा लाल में रहता है इसलिए इसका नाम टोमेटो होना चाहिए। सुमित जी का तो भाव के हिसाब से था कि टमाटर महंगा है, जोमेटो सस्ता है, वैसा टोमेटो महंगा है। लेकिन उन्होंने जो रीजन दिया बड़ा मजेदार था, बहुत ही गजब। आ भी गया, हाँ बिल्कुल वैसा हो भी गया। तो ये आपके लिए जोमेटो पर राय इस वक्त हमारे जैन साहब के। ओ लाल निशान में आ भी गए बाजार। अब निफ्टी 15,800 के नीचे नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि हरे निशान में है, अभी भी कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन दीप, जोमेटो के साथ साथ, और जो वरुण ने जोमेटो के बारे में बताया है, एक और स्टॉक भी उस पर नजर डालनी चाहिए। जी सर, इन्फो एज। हाँ ऑफ कोर्स, इन्फो एज के पास ही है ना जोमेटो की स्टेक। तो जरा श्रीकांत जी, इन्फो एज के चार्ट पर आप तैयारी करिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जोमेटो के जिस हिसाब से वैल्यूएशंस कम हो रहे हैं, 75 से 55 के आसपास जो आ गया है, इतना तेजी से गिरा है। इन्फो एज जो इनकी पेरेंट कंपनी मानी जाएगी, यस सर, है ना, इनकी मेजर शेयर होल्डर था। ये अभी तक इतना गिरा नहीं है, मुझे लगता है। एक बार 7 दिन का चार्ट दिखाइए, क्या ये भी तैयार है कमजोरी के लिए, गिरने के लिए? जरा श्रीकांत जी चार्ट पर नजर डालिए, इन्फो एज। बिल्कुल। तो देखिए अनिल जी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फॉर्मेशन वैसे लोअर टॉप लोअर बॉटम का बना है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी हद तक ये स्टॉक ने इस पर्टिकुलर न्यूज को, या तो शायद जितने भी प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक्स है उसको डिस्काउंट कर लिया है। और ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले 3450-3500 के करीब था, वहां से एक रिबाउंड देखने मिला था, तो वो रिबाउंड 4200 तक का था, लेकिन ये वापस अभी वीक होते जा रहा है। हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार डबल बॉटम या मे बी मल्टीपल बॉटम्स बना सकता है अराउंड 3400-3500 लेवल्स, क्योंकि स्टॉक तकरीबन 7000 के करीब था, 7200 के करीब अनिल जी, और वहां से लगातार गिरा है। तो हमें लगता है कि बेस्ड ऑन ऑसिलेटर्स
3500 के रेंज में अगर ये स्टॉक अगर आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। लेकिन यस, करंट लेवल से हमें लगता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो उसे होल्ड करें। फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशंस बनाना मुझे लगता है कि काफी रिस्की हो सकता है। आपके लिए इन्फो है जो 15% की हिस्सेदारी है इनकी जोमेटो में, नज़र रखें वहाँ पर भी इसका असर ऑलरेडी, हालांकि काफ़ी ऑलरेडी बीटन डाउन भी हो चुका है इन्फो एज इस समय। इस बीच 15,800 के नीचे निफ्टी है, बट कुछ डिफेंसिव्स में आपको एक्शन दिख रहा है। अभी अभी एक ब्रिटानिया पर ब्रेकआउट आया था, HUL पर आपने थोड़ी मूव आती हुई देखी है, और नेस्ले भी हल्का से निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। तो डिफेंसिव स्टॉक्स पर रखिए नजर। अब यहाँ पर आपको रोटेशन बनते हुए दिख रहा है, पर एक स्टॉक पर एक बड़ा स्पाइक आया और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। वागले साहब जरा देखें इसका चार्ट, 4% ऊपर अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक दिखा था सर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। दीपांशु वीक हो गया है 1200 के नीचे, इसमें मतलब ये लेवल पे और थोड़ा सा बाउंस बैक, मतलब 1190, 1195 ये रेंज में बेच के चलना चाहिए 1205 के स्टॉप लॉस से। मेरा मानना है ये 1150 यहाँ से 30-40 रुपए की डाउन मूव दे सकता है 1 से 2 दिनों में। बट आ सकती है 1 से 2 दिन में, जहां तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सवाल है। बट आज एक्सपायरी के चलते भी थोड़ा एक्शन इस पर बन रहा है। अच्छा टाइम नहीं चल रहा है मेटल स्टॉक्स के लिए, और JSPL फ्रेश वीकनेस इस समय दिखा रहा है, 330 का लेवल तोड़ते हुए दिख रहा है आपको JSPL इस समय। एक बार टीना से राय ली जाए JSPL के चार्ट पर। टीना बताएं अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं इसके लिए। दीपांशु, अगर जिंदाल स्टील देखें तो ओवरऑल इसके अंदर अभी सपोर्ट पॉइंट 320 का है। सो जब तक 320 के ऊपर है अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन है, तो अभी फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए जिंदाल स्टील। करिए, कोई नो ट्रेड जोन में है इस समय, 320 तक का ये काउंटर जा सकता है, वैसे दूर रहें इस पर। आइए श्रीकांत जी एक कॉल दे रहे हैं बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सर। जी दीपांशु, मुझे लग रहा है कि जितने भी कैश स्टॉक्स है और वहां पे अगर उनका अगर जो सेगमेंट है अगर वो होटल्स और रेस्टोरेंट से अगर रिलेटेड है तो वहां पे अच्छे खासे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बनते जा रहे हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, प्राइस एक्सपेंशन हो रही है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद कुछ फ्लोज है जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चेस कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इन दैट अगर फोकस करें तो हमें लगता है कि सफायर ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1080 के करीब ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है। 1500 के करीब था ये स्टॉक और लगातार गिरते गिरते 900 के करीब आया था। अब उसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, डाइवर्जेंस आ चुका है। हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक बार 1250 से लेकर 1300 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे कि इसने एक और एक स्विंग हाई को क्रॉस किया है अराउंड 1080, हमें लगता है कि ये स्टॉक वेरी शॉर्ट टर्म में 1150 से लेकर 1250 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से सफायर को लॉन्ग करके चले और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं तकरीबन 1040 का। स्टॉप लॉस लगाकर सफायर फूड में करें खरीदारी 1150 1175 के टारगेट के। आज सारे खाने पीने की चीज़ों के जो स्टॉक्स हैं, सफायर, बेक्टर्स और कौन सा है वो देवयानी, जुबिलेंट, इनमें सब में धीमे धीमे खरीदारी हो रही है। निचले स्तरों पर इनको खरीदने का ध्यान रखें, ये स्पेस भी ठीक है जहां पर फोकस आप कर सकते हैं। 3:20 की तैयारी, उससे पहले कुणाल जी, राकेश जी तैयार है चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हमारी बिकवाली की राय है टाटा पावर के अंदर एक पुल बैक देखने को आया था। वो पुल बैक खत्म होने के संकेत हैं। पिछले 3 दिनों के लोज को टाटा पावर ने डिसाइसिवली क्रैक करा है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, वीकली चार्ट पहली बार काफी समय बाद कमजोर हुआ है और उसके अलावा एक पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पर जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। 206 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, शॉर्ट करने की राय है। पहला टारगेट होगा 197 रुपए का 197 का, और इवेंचुअल टारगेट होगा 194 रुपए का 194 का। बिकवाली की राय है। और जो सारे स्तर मैंने दिए हैं ये अगली सीरीज यानी कि जुलाई सीरीज के फ्यूचर्स के फ्यूचर्स बेचें टाटा पावर के। यहां पर आपको वीकनेस आती दिख रही है। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब।
दीपांशु, मदरसन सुमी इस बेच के चलना है। 120 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो ब्रेक किया है, अभी 118.50 118.60 के आसपास है। आपको सिर्फ एक 2 रुपए की रिस्क होगी, 120 रुपए 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके ऊपर ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। ऑन द डाउन साइड 110 तक की लेवल्स में, 110 111 तक के लेवल्स जो यहाँ से 7 से 8 रुपए है, तो 2 रुपए 2.5 रुपए रिस्क, 7 रुपए रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप आज और कल का टाइम फ्रेम। यह है आपके लिए मदरसन, संवर्धना मदरसन, अब इसके काउंटर का नाम ये है। इस पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। और अनिल जी, वागले साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके टारगेट्स भी हिट होते हुए दिख रहे हैं। नहीं, टारगेट हिट तो पहले ही हुआ ना, दूसरे तीसरे तो वागले साहब ही करवाएंगे। तो पहले 119 वाला था, कल हमने 122 में यहाँ शॉर्ट करने की राय दी थी। 124.50 का आपका स्टॉप लॉस था, कल भी वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आज भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आज का हाई भी 123 रुपये कुछ पैसे ही है, 123 रुपये 30 पैसे। तो पहला टारगेट 119 का था, आपके सामने उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा 117 और 115, 2 टारगेट और है, उनके लिए 100% होल्ड करिए। 100% होल्ड करें? बिल्कुल होल्ड करिए। अभी तो चालू है गिरना, कल पूरा दिन ज़्यादा गिरा नहीं, आज भी इंतजार कर रहा है। अब आप देखिए सेकंड हाफ से गिरना शुरू हुआ है। सुबह सुबह एक बार इसने थोड़ी सी दिखाई थी हरियाली, दिखाई थी। हाँ, बस वो थोड़ी देर के लिए। बट स्टॉप लॉस नहीं उठा, स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस तो 124.50 था। तो इसलिए आप होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और वागले साहब को पूरा पूरा धन्यवाद भी इसके लिए। ठीक है सर, तो ये है कल जो संवर्धना मदरसन पर सेल कॉल थी, उसका पहला टारगेट हिट 119 का, अब 117 के टारगेट की तरफ आपको स्टॉक मूव करते हुए दिख रहा है, और उसके बाद 115 के टारगेट, और वागले साहब की तरफ से 111 110 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर में लेंगे अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी, और उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं, आज का इंपॉर्टेंट इवेंट जो है एक्सपायरी हो रही है, बट साथ ही ये साल का पहला हाफ खत्म हो रहा है। दूसरे हाफ के लिए क्या कुछ करनी है आपको तैयारी, क्योंकि कल से काफी सारे इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहे हैं। और अनिल जी, एक दो बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव के हैं, वो लिस्ट आशीष लेकर तैयार है। आशीष बताइए, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कल से इफेक्ट में आ रहे हैं? तो 508 बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है देश भर में पूरी तरीके से जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। दूसरा है कि ऑटो कंपनियां कीमतें बढ़ाएंगी, लगातार जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और अभी से हर महीने पहली तारीख को नियम बना रखा है क्या कीमतें बढ़ाने का? सर अभी तो कमोडिटी प्राइसेस गिर गए हैं, उसका फायदा कब देंगे? तो भी बढ़ा रही। हाँ, और सर 1.5 साल की वेटिंग भी है। अच्छा, और ये एक ही तारीख से क्यों बढ़ाते हैं? उसको कोई खास वजह? ये पूछना पड़ेगा सर, है ना। ऑटो में मैंने हमेशा देखा 1 तारीख से, पहली तारीख से बढ़ेगी, पहली तारीख। ऐसा कुछ खास वजह? रिसर्च करो। सैलरी वगैरह आती है लोगों की तो माइंड नहीं करते, थोड़ा ज्यादा दे देंगे। जैन साहब, आप तो फंडामेंटल एक्सपर्ट है, कोई आपने ऐसी रिसर्च की है कि पहली तारीख को ये दाम क्यों बढ़ाते हैं? नहीं, देखिए, जैसे ब्रोकरेज भी घटती है ना हमारे यहाँ, तो 1 तारीख से घटती है, ब्रोकरेज घटती है 1 तारीख से, सैलरी बढ़ती है 1 तारीख से, सारे जो वो बाय डिफॉल्ट 1 तारीख होती है। तो मुझे तो लगता है कि वो 1 तारीख इज अ प्रैक्टिकल दिस थिंग, क्योंकि मंथली टारगेट्स जाते हैं, मंथली सेल्स के फिगर्स जाते हैं, तो हर चीज मंथली होता है। ये एक रीजन। जैन साहब हर पहली तारीख को ब्रोकरेज घटाते हैं। जैन साहब के देश भर में जितने भी क्लाइंट्स हैं, ध्यान से सुन ले। अभी मेरे चैनल पे, नेशनल टीवी पे जैन साहब ने सबके सामने साफ बोला है, हर महीने की पहली तारीख को जैन साहब ब्रोकरेज घटाते हैं। अगर आपकी नहीं घटा रहे तो शायद आप ही की नहीं घटा रहे, बाकी सब क्लाइंट की तो घटाते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला है, फोन बजना बंद नहीं होगा। जैन साहब कल आएंगे शो पे? ओके, बताइए जी, बाकी बदलाव कौन कौन से हैं? के लिए आना पड़ेगा कि नहीं हमने घटाई नहीं, हम घटा नहीं रहे। ठीक बात है, बताएं आशीष। सर तीसरा जो है आईपीओ के नियमों से बदलाव है। 10 करोड़ से ज्यादा जो है 10,000 करोड़ से ज्यादा के जो आईपीओज होंगे, इनमें एनआईए की जो कैटेगरी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। और साथ में अगर आप देखें तो एंकर का जो 50% निवेश होता है, इसका लॉक इन पीरियड अब बढ़ाकर 90 दिन कर दिया जाएगा। चौथा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखिए कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो है काफ़ी सारे नियमों में बदलाव होगा। उनमें से पहला एक है कि क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल का चयन आप, यानी जो चूज़ है बिलिंग साइकिल, आप खुद कर पाएंगे। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने के लिए अपने बैंक पर रिक्वेस्ट डाली है और अगर वो बैंक प्रोसेस करने में देरी लगाती है, तो प्रतिदिन बैंक जो है आपको बतौर 500 रुपये का हर्जाना देगी। 500 रुपये पर डे बैंक पेनल्टी जो यूज़र है उसको देगी अगर इसके प्रोसेस में जो है लेट हो जाता है। और साथ में अगर आप देखें तो 5वां है कि कल से म्यूचुअल फंड जो है अपने एनएफओ लाएंगे। काफ़ी लंबा समय ऐसा हो गया कि सेबी ने जो मना कर दिया था कि जो न्यू फंड ऑफर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के वो नहीं आएंगे। छठा बदलाव ये है कि डीमैट अकाउंट की टैगिंग जो है वो अनिवार्य होगी और जिन अकाउंट की टैगिंग नहीं हुई है
उनमें जो है खरीद बेच की पूरी तरीके से रोक लग दी जाएगी। सातवां बड़ा बदलाव ये जिसके चलते हमने क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट भी देखी है कि क्रिप्टो पर 1% TDS जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और आठवां है सर, ये लगातार आगे बढ़ता ही रहता है कि पैन और आधार को लिंक करने के आखिरी दिन अगर नहीं किया रहेगा तो 1000 का जो है जुर्माना भी लगेगा। तो काफ़ी सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं। अनिल जी, अगर आपने क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने की एप्लीकेशन डाली है और बैंक ने वो कैंसिल नहीं किया तो 500 रुपए हर दिन के देने पड़ेंगे? पर डे के बैंक आपको देगा। 7 दिन का वेटिंग पीरियड। अगर मेरे पास जैसा 8-10 है क्रेडिट कार्ड तो 2-3 तो डाल ही दूं। कोई तो बैंक ऐसा होगा एफिशिएंट जो नहीं करेगा टाइम से। आइडिया किसका है? बढ़िया आइडिया। और हर दिन के 500 है, एक बार वन टाइम मिलेंगे कहाँ से 500? कौन देगा? कौन? बैंक। लेने किससे? बैंक थोड़ी ऐसे देगा। बैंक ऐसे दे देते तो फिर बैंक ही कहाँ रहते? बैंक से कुछ लेना आसान है? खुद के जमा हुआ पैसे निकाल नहीं सकता आसानी से। ये कहाँ से देंगे? किसके पास जाना पड़ेगा? आरबीआई के पास? कहीं तो कंप्लेन करनी पड़ी। बाकी ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाले। आरबीआई का ही है। हाँ, ऐसे नहीं मिलने वाले। कोई बैंक नहीं देता भाई साहब। वो गलत चार्जेस लगा देते, उनको रिवर्स कराने में नानी याद आ जाती है। वैसा करेंगे वो प्रोस्पेक्टिव वो कर देंगे कि आप कहीं और एक्स्ट्रा 500 खर्च। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ पिछले 15 दिन में क्रेडिट कार्ड से जूझ रहा हूँ जो गलत चार्ज लगा दिए। अच्छा। हाँ, होते ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं है वो। तो क्या वो ऐसा है ना, वो सारा ये क्या बोलते हैं उसको, घुमा फिरा के। नहीं, कॉल सेंटर में जाता है तो कहीं कोई मतलब ही नहीं। एक ही स्टोरी को 15 बार आदमी अगर वही सुनाए ना अलग अलग आदमी को, फिर वो सोचता है कि चलो बढ़िया पैसे दे दो, इससे बढ़िया है। बहुत बुरा हाल है। तो वापस नहीं मिलेंगे पैसे। चलिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहे हैं जो कल से लागू होने वाले हैं, इस पर आपको रखनी है नजर। आइए फिर फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले ली जाए। आखिरी 5 मिनट बाकी हैं बाजार के। बिल्कुल अनिल जी के लिए। हाँ जी, बात करते करते रुपया फ्रेश रिकॉर्ड लो पर आया 78.98। ये अब नया रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर आ रहा है रुपए में। तो आज सुबह 10-11 पैसे का पुल बैक था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। इसके साथ ही जो बैंक निफ्टी का आपका शॉर्ट कॉल था सर, वो भी मूव करते हुए दिख रहा है। 33,300 की तरफ आपको बैंक निफ्टी मूव करते हैं। अब 33,400 के नीचे अभी बैंक निफ्टी आया है, वहां पर भी आप वीकनेस देख रहे हैं। निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। डाउ फ्यूचर्स 350 अंक नीचे हैं इस समय, वहां से कोई रिकवरी के आसार नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% की गिरावट, 1.25% की गिरावट दिखा रहा है। यूरोप 2.5% नीचे है। कच्चा तेल 116 पर है बट अदरवाइज ग्लोबल मूड माहौल, हमारा बाजार फिर भी थोड़ा स्टेबल है बट रुपी फ्रेश लो पर है। क्या करना है सर? जी, अपने तो तेजी नहीं करनी है। नहीं करनी आज तो नहीं करनी। कल की कल देखेंगे, आज तो नहीं करेंगे भाई। और 2 दिन से मैं इसलिए देखो, आप देखो ना वहाँ से कितना नीचे आया है। निफ्टी भी आपका 15,840 के आसपास था, वहाँ से लगभग 80-90 पॉइंट नीचे आ गया 2.5 बजे से। बैंक निफ्टी आपका 33,500 के आसपास था, 125 पॉइंट नीचे आया है। हीरो या जीरो वाला पुट तो अब आज जो भी है 33,500 वाला पुट अभी 110 रुपये चलना चाहिए, या जो भी एक्सपायर होगा उस हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि इन द मनी पुट इसीलिए दिया था ताकि आपको नीचे का बेनिफिट मिल जाए। और जो लोगों ने शॉर्ट कर रखा है फ्यूचर्स, मैंने स्पॉट लेवल दिए थे 33,200, 33,100, 33,300 पहला टारगेट है, फिर 33,200, तो उसके लिए होल्ड करें। 33,300 आज ही मिल जाए आखिरी 5-7 मिनटों में तो बढ़िया है। कार्ड भी ले, क्योंकि थोड़ी एवरेज क्लोजिंग आपकी ऊपर आ सकती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। मुझे दिक्कत नहीं लगती कल के लिए अगर आप होल्ड करते तो। और इस बीच देखिए 340 पॉइंट नीचे आपका डाउ फ्यूचर है, 200 पॉइंट नीचे आपका नैस्डैक फ्यूचर है। रुपया नए लो पर है, तेजी करके जाने का तो बनता नहीं है। और अगर फिर भी आपकी तेजी की पोजीशन है और होल्ड करना चाहें दीप, तो एक सूटेबल स्टॉप लॉस आप या फिर पुट ऑप्शन ले लें। 15,500 के लेंगे, 15,700 के आसपास का तो लेने का मतलब नहीं बनता, एकदम 50 पॉइंट नीचे का तो बनता नहीं है। तो 15,600 या 15,500 आपको जो सूटेबल लगे वो पुट ऑप्शन लेकर हेज करें। शॉर्ट साइड पर हेज करने की वैसे जरूरत आज नहीं लगती। डिसिप्लिन के तौर पर लेना हो तो 16,000 का कॉल ऑप्शन लेकर हेज कर सकते हैं हेजिंग के लिए, अगर करना है तो। वैसे जरूरत नहीं लगती, क्योंकि इतने कमजोर संकेतों में क्यों हेज करने की जरूरत है, होके भी ज्यादा क्या हो जाएगा। और आज हम तो आउट परफॉर्म सिर्फ एक्सपायरी की वजह से करें। अगर एक्सपायरी का दिन होता तो हम इतने ऊपर होते नहीं, राइट। तो इसका इम्पैक्ट शायद कल सुबह दिखे, इसलिए लॉन्ग पोजीशन तो हेज पक्का करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,400 के नीचे आप बंद हो रहे हैं, हरे निशान में बंद अभी भी। सो अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो 33,100 या 33,000 का पुट ऑप्शन लेकर हेज जरूर करें। और अगर शॉर्ट है तो 33,500 या 33,600 का कॉल ऑप्शन से हेज कर सकते हैं। लॉन्ग में ना भी हेज करें, शॉर्ट में ना भी हेज करेंगे तो चलेगा, लॉन्ग में जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो अगर लॉन्ग है तो हेज जरूर करें, शॉर्ट है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें। आइए, जय ठक्कर है तैयार बिगुल के बिना कैश का ऑप्शन। जय बताइए, गुड आफ्टरनून।
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, स्टॉक स्पेसिफिकली L&T फाइनेंस का आप एट द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे जुलाई सीरीज का। ये आपको खरीदना है 68 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जुलाई सीरीज का L&T फाइनेंस का, जो अभी करीब आपको ₹3.75 पे मिल रहा थी। इसको आप खरीदे 68 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 3.75 पे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2.50 पर। टारगेट्स ऊपर में आपके बनेंगे दीप 5.80 एंड 7.10। सो 5.80 7.10 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे L&T फाइनेंस का 68 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है दीप के मार्केट में वीकनेस, जैसे अनिल जी भी कह रहे थे, बढ़ सकती है। और L&T में जो स्पॉट लेवल्स में देख रहा हूँ दीप, मुझे ऐसा लग रहा है प्रीवियस लोज ऑफ 65 विल बी ब्रोकन। ये दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 64, 62, 64 और 62 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। L&T फाइनेंस का पुट। हिमांशु जी जल्दी से बताएं सर, आपका कॉल। दीपांशु जी, बिकवाली करके चलना है और बेचना है अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर को। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टॉप का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे चार्ट्स पे नेकलाइन कटती हुई नजर आई है और मेरी तरफ से कल का पिक ऑफ द डे भी आप समझ सकते हैं। तो अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से 25 से 30 रुपए की बड़ी गिरावट आते हुए नजर आ सकती है। 675 का एक स्टॉप लॉस लगाकर अदानी पोर्ट्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो 675 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करें अदानी पोर्ट्स। ये है आपके लिए सेल कॉल। क्लोजिंग की तरफ आप मूव कर रहे हैं और एंड में ट्रेड बिगड़ा है। बैंक निफ्टी ने भी अपने ऊपरी स्तर गिव अप कर दिया, हालांकि 100 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। निफ्टी अब आपको 60 पॉइंट नीचे बंद होते दिखेगा। 10-12 स्टॉक्स हैं जिन्होंने होल्ड आउट किया। एक्सिस बैंक, SBI, कोटक बैंक थोड़ी खरीदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक से सहारा और ब्रिटानिया में एक्शन। पर बजाज ऑटो डिविडेंड के बाद भी स्टॉक थोड़ा फिसला है। सिप्ला, आइशर, BPCL, श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी आई थिंक डिविडेंड एडजस्टमेंट था। JSW स्टील, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड, UPL, हिंडाल्को ने वीकनेस देखी है। वैसे इस सीरीज में आपने बाजार में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन जरूर देखा था क्योंकि निचले स्तर से एक रिकवरी आई थी, बट टुवर्ड्स द एंड वो रिकवरी थोड़ी फॉल्टर हुई है और 2 दिन 15,800 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अनिल जी आज 15,750 के नीचे निफ्टी 65 पॉइंट प्रोविजनल क्लोज और 33,665 पर 33,365 का, माफ कीजिएगा, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक सर। तो आखिरी मिनटों में तेजी से घटाया और अगर 33,500 का आपने पुट खरीदा है तो फिर आपके लिए इन द मनी तो रही। अब आई दोनों हीरो हो गया, बड़ा हीरो। हाँ, हीरो है, कम से कम नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बात पक्की है, प्रॉफिट हुआ है, इन द मनी था। तो ये है। और 300 पॉइंट नीचे अब डाउ फ्यूचर्स है और 190 पॉइंट नीचे नेस्डेक फ्यूचर्स है। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए 15,735 है और 33,365। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आएगी दीप, 15,760-65 के आसपास आनी चाहिए। निफ्टी पर 25-30 पॉइंट ऊपर आ सकती है और बैंक निफ्टी पे भी 33,400 के आसपास आनी चाहिए, इसके नीचे नहीं आएगी। इनफैक्ट 400-420 तक आ सकती है, थोड़ा ऊपर आनी चाहिए। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आएगी, ये आपको साफ दिख रहा है। आइए, आज गुरुवार है और गुरुवार को हम लाते हैं आपके लिए बात दुनिया की, हमारा खास शो जिसमें देश दुनिया की नहीं, सॉरी देश की नहीं, सिर्फ दुनिया की, हाँ, दुनिया की बेहद खास खबरें बेहद रोचक अंदाज में, जो आप पूरे हफ्ते इधर उधर गूगल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर भी देख लेंगे इसमें से एक आध कोई, लेकिन सारी एक साथ इतनी बढ़िया खबरें तो कहीं नहीं देख पाएंगे। और इसलिए ये सब करना बंद कीजिए। शाम को 4:30 बजे का ये शो देख लीजिए और चाहें तो एक झलक देख लीजिए। और सबको पता है जब मैं इस शो की झलक दिखाता हूँ, हमारे सारे एक्सपर्ट्स एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं। उनको मालूम है कभी भी किसी भी खबर पर सवाल आ सकता है। जिन्हें नहीं पता, जैसे श्रीकांत जी को कम पता है, टीना जी हमारे शो में पहली बार आई है, उनको कम पता है। तो आप लोग भी, अगर आपके सामने टीवी है ना, सबके सामने, किसके सामने नहीं है टीवी? सबके सामने है, सबके सामने। हाँ, तो आपकी नजरें होनी चाहिए आपकी टीवी सेट पर और आपका समय शुरू होता है अब। चलते चलते रूट से चार्ज हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब तूफानी हवाएं भी एक बाज को नहीं हिला पाएंगी। 5 स्टार नहीं, कहां है दुनिया का पहला 0 स्टार होटल। और जॉनी डेप को मिलेंगे एक फिल्म के 2500 करोड़। देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। बताएं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ कुणाल जी, सबसे बढ़िया खबर कौन सी लगी इनमें से? इंटरेस्टिंग अनिल जी, देखिए मुझे तो ये जो जॉनी डेप वाली खबर है अनिल जी, सबसे इंटरेस्टिंग यही लगी। तो अनिल जी, जॉनी डेप को इतना पैसा मिलने वाला है, ये सुनकर अनिल जी काफी खुशी हुई मुझे। हाँ, खुशी में आपका योगदान भी होना चाहिए। 10,000 करोड़ वो लेंगे फिल्म का, इतनी महंगी फिल्म बनाएगा, आपको जाके देख के आना है।
तभी उनकी भी खुशी बनी रहेगी, अपना कंट्रीब्यूशन जरूरी है। जैन साहब, आपको तो बहुत घूमते फिरते रहते हो, आपको ये वाला अच्छा नहीं लगा? 0 स्टार होटल, 0 स्टार एकदम मैंने स्टार लगा दिया था देख के अनिल जी। वो यहाँ पे आप अपना जैसे पहले ट्रेन में जाते ना अपना बेडिंग लेके, वैसे अपना बेडिंग लेके जाए। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे वो 0 स्टार वाली अच्छी लगी। वो पिक्चर बहुत बढ़िया लगी कि चारों तरफ एकदम फार्म हाउस में कहीं वो खुले में सो रहे हैं, मजा आता है खुले में सब कुछ करने में। पहले बचपन लोगों ने देखा होता है ना, जैन साहब खुद का होता है तो उसको फार्म हाउस बोलते हैं, खुद का नहीं होता वो जंगल है। जंगल है। हाँ। ये आपके लिए आज की बहुत ही बढ़िया वाली खबरें जो आपको देखने को मिलेगी। इस शो को मिस मत कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको इस शो को देखकर। क्या आपको पता है कि दुनिया की करीब 60% आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और ये करोड़ों लोगों की कमाई का साधन भी है। देश में हर दिन हर यूजर करीब 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है, और 2.5 घंटे भी एवरेज तब आ रहा है जब कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम शायरी डालते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम करने के पहले जिम करने के बाद फोटो डालते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे ट्विटर करते हैं, कुछ लोग शायरी करते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर एक ट्विटर पे लिखने वाले का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड अप्रिसिएशन। 2 स्माइली, हाँ 2 स्माइली भेजते हैं। समझ तो गए होंगे आप, कहाँ जरूरत गई, सब लोग समझ गए थे ना। तब जाके एवरेज सबकी 2.5 घंटा आती है। तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 घंटे वाले, जिनकी वजह से हम जैसे लोगों की एवरेज 2.5 घंटे पर पहुंच रही है। कुछ विशेष टिप्पणी जैन साहब और बंसल कुणाल जी की तरफ से, सॉरी बंसल जी की तरफ से? मुझे तो ये अच्छा लगा कि आप तो मेरे वर्ड टू वर्ड आपको याद है, और सब याद है आपको। जी बंसल जी। अनिल जी, अब वो जिम और शायरी से अनिल जी नेक्स्ट स्टेप हो गया। अनिल जी आपके साथ बैठते हैं तो एक स्टेप प्रमोशन हो गया। अनिल जी अब नेक्स्ट फोटो शूट सैटरडे को अनिल जी सुबह 6 बजे है, पूरा 1 घंटे के लिए पूल को बुक करा अनिल जी, तो अकेले पूल में अनिल जी फोटो शूट करेंगे सैटरडे मॉर्निंग। जय हो। क्या क्या एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे, वाह बहुत बढ़िया। चलिए, पूल मेंटेन करने वाले के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो यही कह सकते हैं, और क्या बोले। मंथल जी करेंगे शूट वहां पर। आइए बढ़ते आगे, और इसी खबर पर आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम करेंगे एक विशेष शो। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की जिंदगी पर हम करेंगे चर्चा। क्या नया आइडिया, ये है सोशल मीडिया जो कमाई का मामला है, क्या ये नया आइडिया? इस चर्चा में हमारा साथ देंगे पवन दुग्गल साहब, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं वो, अमित दुबे साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और संजय कौशिक साहब है जो एमडी है नेत्रिका कंसल्टिंग के। ये विशेष शो इन 3 खास मेहमानों के साथ जरूर देखिएगा। सोशल मीडिया क्या नया आइडिया, नया आइडिया आती कमाई, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ये सोशल मीडिया पर बड़ा चलता है। बिल्कुल। लोन का आवेदन करने पर जब आप जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर देखता है, सिबिल स्कोर। कम क्रेडिट स्कोर होने पर कर्ज लेने में मुश्किल तो होती है, वहीं अच्छे क्रेडिट स्कोर पर कई बैंक नॉर्मल से कुछ सस्ती दरों पर कर्ज का तोहफा भी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे किन वजह से आपका क्रेडिट स्कोर होता है खराब और कैसे आप कर सकते हैं इसमें सुधार। ठीक है, शाम 6:30 बजे मनी गुरु क्या है आपका स्कोर, हमारा साथ देंगे विकास पुरी साहब जो हेड है वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के। इनसे जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर सुधारने की या बरकरार रखने की क्या है अच्छी टिप्स। और इस पूरे हफ्ते हमारा विशेष आयोजन है जीएसटी के 5 साल पूरे होने पर। आज शाम 7 बजे हम बात करेंगे रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। जी हाँ, रिटेल सेक्टर जीएसटी के अलग अलग दर और प्रोडक्ट की सैकड़ों कैटेगरी से आज भी जूझ रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की भी जीएसटी को लेकर दिक्कतें हैं भारी। इन दोनों सेक्टर्स की दिक्कतों पर करेंगे बातचीत। जीएसटी एट 5, आज मतलब 5 बजे मत समझ जाना, 5 साल है। जीएसटी एट 5 कितना गुड कितना सिंपल, रियल्टी और हॉस्पिटैलिटी स्पेशल, ये आपके लिए आज का विशेष शो। अगर आपके भी कोई सवाल है, विचार है, सुझाव है, शिकायत है, हैशटैग GST on Z इसका इस्तेमाल करें, लिख भेजिए। 1 जुलाई यानी कि कल से, कल 1 जुलाई सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा। इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि कल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर लगेगा बैन, इस बैन का आप पर क्या होगा असर, नियम तोड़ने पर क्या होगा एक्शन। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से जुड़े हर सवाल का जवाब, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से क्या बदलेगा, कवर स्टोरी है। दूसरी कवर स्टोरी, एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। एक्टिव केस 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं देश भर में।
कोरोना से छुटकारे का एकमात्र तरीका ये कि आप फिर सतर्क हो जाएं। इंडिया 360 डिग्री में हम बताएंगे कि कैसे आप कोरोना को काबू में कर सकते हैं मदद। कोरोना का ग्राफ कम करो आप, ये आपके लिए। आप मतलब आम आदमी पार्टी मत समझना, आप खुद स्वयं बोलेंगे, दिल्ली वाले खास तौर से बोले आप करेंगे। हाँ, तो खुद को ही ध्यान रखना है, कोरोना का ग्राफ कम करो आप। वैसे आजकल कोरोना से लेकर लोगों ने डरना बंद कर दिया, सर्दी जुकाम टाइप हो गया है ना। बंसल जी, आजकल तो कोरोना वोरोना मतलब कोई ऐसा, आप तो इन हाउस हमारे फार्मा एक्सपर्ट है, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नहीं अनिल जी, अभी तो डरने की बात नहीं है, बट अनिल जी एक नई रिसर्च निकल के सामने आ रही है। जिन लोगों को एक्यूट कोविड हुआ था वेव 1 और वेव 2 में, अनिल जी वहां पे रिस्पेक्टिव ऑफ एज कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक्स हो रहे हैं अनिल जी। तो मेरी जानकारी में भी अनिल जी हुए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पे अनिल जी थोड़ी सी स्टडी करके कुछ शो किया जाए। अनिल जी किया है हमने, मृत्युंजय बता रहे क्या क्या एग्जैक्टली क्या? बेसिकली मुंबई पे एक रिसर्च आया था कि मुंबई में 6 गुना मतलब कार्डियक पेशेंट बढ़ गए। अच्छा, तो उस पे हमने एक शो किया था कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्या मतलब कोविड के बाद क्या दिक्कत आती है। अच्छा, इस तरह से कोविड के बाद जो लोगों के कॉम्प्लिकेशंस हो उस वजह से कार्डियक अरेस्ट आ रहे। ओके ओके, मार्केट का कोई रोल नहीं है इसमें गिरावट में। ओके हाँ, मतलब बंसल जी बोले तो दोनों चीज समझनी जरूरी है, लेकिन हाँ मामला तो सीरियस है, तो इस पर जरूर बंसल जी आपने कहा तो एक बार फिर से शो किया जाएगा। एक बार तो हमारी टीम कर ही चुकी है, मृत्युंजय हमारे साथ ही है, बता रहे हैं। अच्छा, एक और स्पेशल शो आना है आपके लिए, और वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोग जानकार ही हैं कि अगर आप विदेशी शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं, कि आपको भी लगता है अमेजन, नेटफ्लिक्स, मेटा, अल्फाबेट इस तरह के शेयर खरीदे हैं, या फिर कोई विदेशी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि विदेश में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाया जाए। अगर नैस्डैक 35% नीचे है, और स्पेशली अभी लिमिट भी खुली है, पहले लिमिट पूरी हो चुकी थी तो पैसे आप लगाना भी चाहते तो लगा नहीं सकते था, अब लिमिट खुली है तो क्या इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उठाना है तो किस तरह से। तो हम एक विशेष आयोजन करने जा रहे हैं, विदेशी शेयरों में निवेश की पाठशाला। ये हमारा एक विशेष आयोजन आपके लिए आने की तैयारी में। अगर आप भी इस तरह के विदेशी शेयर खरीदना चाहते हैं और खरीदने का मन रख रहे हैं तो किस तरह से खरीद सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। आपके अगर कोई भी सवाल है विदेश में विदेशी शेयरों में निवेश को लेकर, तो आप #AskZBusiness अपना सवाल लिख के भेजिए, हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। और ये शो जल्दी आपके लिए आने की तैयारी में। हमारी टीम इस पर पूरी तरह से रिसर्च कर रही है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। हम आपको ये सब बताएंगे किस तरह से आप सीधे शेयर खरीद सकते हैं, किस तरह से इनडायरेक्ट खरीद सकते हैं, किस तरह से खरीदे बेचे जाते हैं, प्रोसेस क्या है, अकाउंट कहाँ कैसे खुलते हैं, बैंक्स कैसे होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या रूल है, और साथ ही टैक्सेशन हमारे यहाँ का और जिस देश में आप जाकर शेयर खरीद रहे हैं उनका क्या टैक्स रूल है, कितनी बार टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने के तैयार है। और अगर आपको लगता है ये सारे सवालों के जवाब आपके पास है तो फिर आपको शो नहीं देखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तब भी देखना है, ताकि आपको पता चले कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ हमारी गलती हो तो आप तभी पकड़ पाएंगे, और नहीं पता तब तो देखना ही देखना है, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं। तो आप हमारे एक्सपर्ट्स भी जो हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है इनसे जुड़े तो प्लीज़ हमें लिख के भेजिए। मतलब आपको कोई हैशटैग पे भेजने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली, आपके पास तो मोबाइल नंबर है, हाँ पता चला आप भी वहीं पे भेज रहे हैं, सबको बताने के लिए, दर्शकों के लिए कि देखो हम बड़े जागरूक एक्सपर्ट हैं, हम भी अनिल जी को यही सवाल भेज रहे हैं। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, हम आपके सवाल भी कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। बिल्कुल सर। तो ये आपके लिए आने की तैयारी में है पाठशाला, इस पर भी आप फोकस करिए। विदा लेने का वक्त है, और आइए कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, हिमांशु जी का शुक्रिया और धन्यवाद देंगे। जय ठक्कर, श्रीकांत जी, टीना जी और जैन साहब, आपका भी हमारे लिए समय देने के लिए आज के क्लोजिंग शो में। फाइनली ओह इतना ऊपर बंद आया, 15,780 और 425 के आसपास जैसा हम सोचे थे, लगभग वहीं बंद होता हुआ दिखा है। तो बैंक निफ्टी 33,425, 155 अंकों का नुकसान, सेंसेक्स सिर्फ 8 पॉइंट नीचे और निफ्टी सिर्फ 18 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ आपके लिए।